मुख्तार अंसारी रॉबिनहुड था या फिर यूपी का सबसे बड़ा माफिया। यूट्यूब पर पहली बार एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें ना कोई कवि है और ना ही कोई पुलिस वाला, बल्कि मुख्तार को एक टिकट बेचने से लेकर सबसे बड़े माफिया बनने तक का सफर जिसने पड़ोस में रहकर अपनी आंखों से देखा है, जिसने अपने भाई को गंवाया है, उसके जरिए से हमने मुख्तार की क्राइम कुंडली को डिकोड करने की कोशिश की है। मुख्तार का जेल में रहना, वहां पर तालाब उसके लिए खुदवाया गया, मछली पालन वो करता था, बैडमिंटन डीएम के साथ खेला करता था, अधिकारियों की मीटिंग वो लेता था, पूरे गाजीपुर के अंदर उसके बिना कोई पत्ता नहीं हिल सकता था। योगी को मारने की प्लानिंग से लेकर हाथों में AK-47 लेकर घूमना और मुख्तार अंसारी को क्या जहर देकर मारा गया, हर एक सवाल को हमने जानने की कोशिश की। मुख्तार अंसारी कौन था? गाजीपुर के दो माफियाओं के संपर्क में आया। गाजीपुर पड़ता था मकनू सिंह और साधु सिंह। साधु सिंह का चेला था, वहाँ टिकट ब्लैक करता था उसी सिनेमा हॉल पर, और अफजाल अंसारी साइकिल स्टैंड का ठेका लेते, साइकिल खड़ा करवाते थे। यही हैसियत थी, आर्थिक स्थितियां ये थी इन लोगों की। छोटे मोटे काम करने वाला मुख्तार कैसे इतना बड़ा अपराधी बन गया? मुख्तार आया था चुनाव लड़ने इसी मऊ में, तो एक पुरानी 800 मारुति कार थी और एक पुरानी जिप्सी थी। आज परिवार काफिलों से चलता है, अपने चलता रहा, अब तो आज है ही नहीं है। बेटा चलता है, पत्नी, बच्चे, भाई सब लोग काफिलों से चलते हैं। यही आर्थिक स्थिति थी। यह केवल अपराध जगत से लोगों को डरा कर, धमका कर, भाड़े पर हत्या करके, जमीनों को कब्जा करके, सरकारी ठेकों में दबंगई करके, इसी से इनके पास पैसा आया। और मुनवा मार देहिस, ओके चोटिया काट लिस। कृष्णानंद राय जी की हत्या होती है, उनके समय 6 लोग मारे जाते हैं। मुख्तार का नाम आता है कि मुख्तार ने मरवाया है। 500 गोलियां चली थी उस समय। हाँ, 500 गोलियां चली, 67 बुलेट तो उनके शरीर से निकली थी। को उसके चुटिया चची उठी कि इसको मारेंगे तो टिया इसकी काटेंगे। प्रदेश में मुलायम सिंह जी की सरकार थी और यहाँ कांग्रेस की थी केंद्र में। CBI ने हाथ खड़ा कर दिया। उस समय न्यूज पेपरों में छपा था, मीडिया में चला था। CBI ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हम सुरक्षित नहीं है, यह मुकदमा उत्तर प्रदेश से बाहर ले जाया जाए। उत्तर प्रदेश में रहेगा तो हम जांच नहीं कर पाएंगे। 29 मार्च 2010 को गाजीपुर तिराहा, वहाँ बोला जाता है, यूनियन बैंक के सामने वो अपने ट्रकों का हिसाब ले रहे थे गाड़ी में बैठ के। इन्होंने शूटरों को लगवाकर उनकी हत्या करवा दी। तो मुख्तार से कोई दुश्मनी नहीं थी और मुख्तार ने केवल गुंडा टैक्स के लिए भाई साहब की हत्या करवाया था। यूपी जैसे राज्य में संभव कैसे हो रहा था? बिना राजनीतिक संरक्षण के तो संभव नहीं। समाजवादी पार्टी का डायरेक्ट रोल निकल कर सामने आता है। मुख्तार को राजनीतिक संरक्षण मायावती जी ने दिया है। गाजीपुर जेल में बंद था, इसकी जमानत हुई, मायावती जी मुख्यमंत्री थी, आई बनारस और इसको यहाँ से काफिले के साथ गया, वहाँ ज्वाइन करता और उसको वाई श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है। उस समय स्थिति थी सपा बसपा की गवर्नमेंटों में कि यह जिसको चाहता था वो DM होता था, जिसको चाहता था SP होता था मऊ जिले का। वही गाजीपुर जेल थी, जेल में पोखरा खुदवाए हुए थे, तालाब उसमें मछली पड़ी थी। 9 बजे रात के बाद इनकी पार्टियां शुरू होती थी जेल के अंदर। एक सप्ताह में एक दिन इनकी पत्नी जाती थी, गाड़ी सीधे इनके बैरक तक जाती थी। वहाँ के तत्कालीन DM थे यादव जी, वो इनके साथ रात को बैडमिंटन खेलते थे। योगी जी की निजी दुश्मनी भी थी। लोगों ने देखा कि भाई ये पता चला कि योगी जी के खिलाफ पूरी मशीनरी उसने लगा दी थी और योगी जी उस दिन जैसे तैसे बचे थे। लाल रंग की पजेरो गाड़ी से वो किसी तरीके से वहां से बचने में कामयाब हुए थे। उसरी में गोली चली थी, आपने भी सुना कि मुख्तार अंसारी पर एक बार गोली चली हुई थी। पता कर लीजिएगा, पैजामा खराब हो गया था। मुख्तार को जहर देकर मारा गया। वो तारीख थी 28 मार्च 2024। यूपी के बांदा जेल से आई एक खबर पल भर में पूरे देश में सुर्खियां बन गई। मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब हुई, अस्पताल ले जाया गया, 9 डॉक्टरों की टीम लगी, लेकिन उसे बचा ना सके। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश में एक और माफिया का चैप्टर क्लोज हो गया। ठीक 1 साल पहले अप्रैल के महीने में अतीक अहमद और उसके भाई की भी हत्या कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश में एक समय ऐसा था जब माफियाओं का बोलबाला हुआ करता था, लेकिन सत्ता अगर चाहे तो कैसे माफियाओं का खात्मा हो सकता है और पूरा साम्राज्य इनका खत्म हो सकता है, यह हमें देखने को मिला। हमारे साथ अशोक जी मौजूद हैं। अशोक जी ने खुद इसमें अपना भाई खोया है। अशोक जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है और सबसे पहले मैं यही समझना चाहूंगा, मन्ना सिंह और मुख्तार अंसारी की क्या दुश्मनी थी? मन्ना सिंह को मुख्तार अंसारी ने क्यों मारा था? देखिए भाई साहब, हमारे PWD में ठेकेदार थे मऊ में। क्लास 1 के कंडक्टर थे और मुख्तार अंसारी वहाँ से विधायक थे। मुख्तार को चस्का लगा PWD से पैसा लेने का,
तो उन्होंने सारे ठेकेदारों से कहा कि जो भी यहाँ काम करेगा उसको 10% हमको टैक्स देना पड़ेगा, गुंडा टैक्स देना पड़ेगा। भाई साहब ने मना कर दिया कि हम सरकारी काम करते हैं, हम आपको क्यों दें, हम नहीं देंगे। उसी पे नाराज होके 29 मार्च 2010 को गाजीपुर तिराहा, वहाँ बोला जाता है, यूनियन बैंक के सामने वो अपने ट्रकों का हिसाब ले रहे थे गाड़ी में बैठ के, इन्होंने शूटरों को लगवाकर उनकी हत्या करवा दी। उसमें 3 लोगों को गोली लगी थी। एक शब्बीर ड्राइवर था, शब्बीर उर्फ राजा, बाद में पक्षद्रोही हो गया, वो मुख्तार ने अपने पाले में कर लिया। और एक राजेश राय थे, उनको भी गोली लगी, बाद में उनकी मृत्यु हो गई। भाई साहब की ऑन स्पॉट मृत्यु हो गई। उसके बाद फिर उस मामले में जो मौके के चश्मदीद गवाह थे राम सिंह मौर्य, जो मुनीब थे, भाई साहब के काम उन देखते थे, उनकी हत्या 19 मार्च 2010 को आरटीओ दफ्तर, अब तो चेंज हो गया, पुराना आरटीओ दफ्तर था उस समय, और वह जो गाड़ी थी सफारी गाड़ी, भाई के नाम से भाभी के नाम चेंज होने गई थी भाई की हत्या होने के बाद। और वहाँ गाड़ी के पेपर सब हो रहे थे। उसी समय इसके शूटरों ने, उस दिन जो इनका शूटर अभी मारा गया है आपको मार्च 29 को, अनुज कन्नौजिया, उस दिन पेशी पर आया हुआ था। अभी 2.5 लाख का इनामी था, मारा गया, एसटीएफ ने मारा है उसको वहाँ जमशेदपुर में, इसी मार्च को 29 मार्च को मारा गया, झारखंड में जी। तो पेशी पे आया था, उसके शूटर गए थे, उनको खबर लगी कि वहाँ गए हैं लोग, गाड़ी खड़ी है, उन लोगों को समझ में आया कि मैं हूँ, हमको देखे नहीं थे सब। उस समय गवाहियाँ चल रही थी, तो हम लोग निकलते कम थे, केवल गवाही होने जाते थे, गवाही के बाद घर आ जाते थे। अच्छा, आप भी टारगेट पर थे मुख्तार के? जी। तो जैसे भाई की हत्या के बाद लड़ाई तो हमने शुरू की, कानूनी लड़ाई हमें लड़ना था, तो हत्या, उसके बाद टारगेट पे तो हम ही हो गए थे। तो उसने वहाँ शूटरों को भेजा और वहाँ गोली चलवाई, राम सिंह मौर्य को गोली लगी, और एक सुरक्षा में उस शब्बीर जो ड्राइवर था उसके सुरक्षा में 2 सिपाही लगाए गए थे। एक सिपाही संजोग से था, वो गाड़ी में बैठा हुआ था, उसको मार, पहले सिपाही को मारे लोग, इसके बाद गाड़ी में बैठ रहे थे, इनको मारे लोग। हमको सूचना हुई, हम लोग उधर से आ रहे थे, हम लोगों ने रुकते रुकते, गाड़ी रुकते रुकते, शूटर देखते देखते गोली चला के शूटर निकल गए। फिर हम लोग लाए उनको सदर हॉस्पिटल, वहाँ से फिर यहाँ से डिस्चार्ज हुए। तो ये लोग सिपाही तो 4 दिन बाद उसकी डेथ हुई, सतीश कुमार नाम था, इनकी तो आने वहाँ अस्पताल लाते लाते इनकी डेथ हो गई थी, राम सिंह मौर्य की। तो मुख्तार से कोई दुश्मनी नहीं थी, और मुख्तार ने केवल गुंडा टैक्स के लिए भाई साहब की हत्या करवाया था कि मेरी दहशत बनी रहे, मुझे पैसा आता रहे, लोग दबाव में रहें। अशोक जी, मुख्तार अंसारी कौन था? वो कैसे इतना बड़ा अपराधी बन गया? भाई पूर्वांचल में तो लोगों ने उसका खूब नाम सुना, लेकिन अभी भी लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि भैया कैसे कोई इतना व्यक्ति इतना बड़ा अपराधी बन जाता है कि चाहे मुलायम हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे मायावती हो, कोई उसे हाथ तक नहीं लगा पाता। देखिए, मुख्तार अंसारी एक सामान्य परिवार से था, उस पे आएंगे हम, आगे पूछेंगे आप तो, कि बताया जाता है कि बड़े परिवार का था, फाटक था, जमींदार थे, ऐसा कुछ नहीं था, सामान्य परिवार का था, क्रिकेट वगैरह खेलता था। उसको गाजीपुर के 2 माफियाओं के संपर्क में आया, गाजीपुर पलटा था, मकनू सिंह और साधु सिंह। साधु सिंह का चेला था, मकनू सिंह अब राज जगत में बड़ा नाम था। तो इससे कुछ विवाद हो गया। एक सच्चिदानंद राय थे, लोकल वहाँ मोहम्मदाबाद के, सिनेमा हॉल था, सिनेमा हॉल पर जो बताया जाता ना कि बहुत बड़े लोग हैं, अफजाल और मुख्तार बड़ा रसूख रहा है, मुख्तार अंसारी वहाँ टिकट ब्लैक करता था उसी सिनेमा हॉल पर, और अफजाल अंसारी साइकिल स्टैंड का ठेका लेते, साइकिल खड़ा करवाते थे। यही हैसियत थी, आर्थिक स्थितियाँ ये थी इन लोगों की, जो बताया जाता है कि बहुत बड़ा नाम रहा और बड़े परिवार के रहे। इसके बाद साधु सिंह के सहयोग से पहली हत्या इन्होंने सच्चिदानंद राय की किया। उसके बाद से फिर ये अपराध जगत में चला गया, और इसकी कहीं कोई अपनी लड़ाई इस तरह की नहीं थी कि ये हत्यारा बने, अपराध जगत में जाए, न परिवार की थी न इसकी थी। एक शौकिया अपराध करना शुरू किया, नाम के लिए, पैसे के लिए, अपना रसूख बढ़ाने के लिए, और ये अपराध जगत में चला गया। कौन सी घटना इसके लिए टर्निंग पॉइंट रही? आपने इसे शुरू से देखा, आप बता रहे हैं कि ये टिकट ब्लैक किया करता था, उसका भाई वहां पर साइकिल स्टैंड का ठेका लिया करता था, लेकिन फिर ये ऐसे छोटे मोटे काम करने वाला मुख्तार कैसे इतना बड़ा अपराधी बन गया? देखिए, 2096 में
जब ये विधायक हुआ हम्म, उसके बाद से पैसा आना शुरू हो गया इसके पास। और जब पहली बार यह मुख्तार आया था चुनाव लड़ने इसी मऊ में, तो एक पुरानी 800 मारुति कार थी और एक पुरानी जिप्सी थी। आज परिवार काफिलों से चलता है, अपने चलता रहा, अब तो आज है ही नहीं है, बेटा चलता है, पत्नी बच्चे भाई सब लोग काफिलों से चलते हैं। यही आर्थिक स्थिति थी। यह केवल अपराध जगत से लोगों को डरा कर, धमका कर, भाड़े पर हत्या करके, जमीनों को कब्जा करके, सरकारी ठेकों में दबंगई करके, इसी से इनके पास पैसा आया और यह पैसा इनके पास आया। और मुख्तार की हैसियत यही थी। जब 96 में विधायक हुए, पहली बार आए, तो यही हैसियत थी। उसके बाद से इनका रसूख बढ़ता गया, पैसा बढ़ता गया और अपराध का क्षेत्र बढ़ता गया। पंजाब से लेके, दिल्ली से लेके, बिहार से लेके, देश के बड़े बड़े जो शहर हैं, बॉम्बे से लेके कलकत्ता तक, इनका अपराध का क्षेत्र बढ़ता गया। क्या कोई आवाज उठाने वाला नहीं था उस इलाके में? देखिए, अगर कोई आवाज़ उठाता, 29 अगस्त 2009 को मेरे भाई की हत्या हुई। इसके पहले तमाम हत्याएं मुख्तार ने किया। हम एक व्यक्ति खड़ा हो जाए, मरना सबको है। मुख्तार भी मरा, अमर तो था नहीं, मरना हमको भी, मरना आपको भी। जब मौत आएगी तो मरना ही मरना है। लेकिन अगर अन्याय अत्याचार के खिलाफ आप नहीं खड़ा हो पाते हैं तो आपको मनुष्य जीवन में जन्म लेने का कोई अधिकार नहीं है। लेकर भी बेकार है, पशु के समान है। आप मुख्तार ने जितने अपराध किए उसमें 2 लोग, 1 लोग खड़े हो गए होते। हम कहते हैं कि गोली नहीं चलानी, कानूनी लड़ाई हमने भी लड़ी, कानूनी लड़ाई लड़े होते तो आज न मुख्तार, कभी का मुख्तार खत्म हो गया होता। और उससे बड़ा नुकसान हुआ अपने प्रदेश में। अन्य प्रदेश की बात तो नहीं कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर सकते हैं। युवा आकर्षित हुए अपराध के तरफ। इन लोगों की रॉबिन हुड की जो छवि दिखाई गई थी, कभी मीडिया दिखाती है, कभी लोगों में चर्चाएं रही, तो उससे युवा जो है वह अपराध की तरफ आकर्षित हुआ। उसको लगा कि भाई ये तो शॉर्टकट रास्ता है, आज अपराध करेंगे, 2-4 हत्याएं करेंगे, नाम होगा, कल जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, विधायक होंगे, मंत्री होंगे, पैसा हो जाएगा, रसूख भी हो जाएगा। तो जब 2017 में योगी जी की सरकार आती है और पूज्य योगी जी, जब भाजपा की सरकार आती है, पूज्य योगी जी जब बैठते हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, तो उसी दिन से उनका जो है अपराधियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू हुई। और पूरे प्रदेश की जनता को आभारी रहना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए पूज्य योगी जी को कि उनके वजह से तमाम युवा अपराध जगत में जाने से बच गए। युवा रोजगार की तरफ जाते हैं, युवा अपने धंधे की तरफ जाते हैं, पढ़ाई की तरफ जाते हैं, नौकरियों में जाने लगे हैं। अब अपराध जगत में युवा जाने की सोचता भी नहीं है, बड़े बड़े अपराधियों का हश्र देखकर। लेकिन ये भी तो फैक्ट था ना कि जो भी उसके खिलाफ आवाज उठाता था उसे मार दिया जाता था। गवाही जितने भी लोग दिया करते थे उन सब की हत्याएं किसी न किसी तरीके से कर दी जाती थी। जी जी, ये होता रहा, इसी नाते बचता रहा कि गवाह मार दिए जाते थे, गवाह खरीद लिए जाते थे, वादी खरीद लिए जाते थे पैसे पे दबाव देकर। तब सरकारें थीं, ये लोग सरकार के गुंडा हैं। जब भी सरकारों का संरक्षण मिला है, मुख्तार हो, अतीक हो, या वो जो बिहार वाले अमर गया शहाबुद्दीन हो, चाहे जो भी बड़ा अपराधी हो, जब भी सरकारों का संरक्षण मिला है तो ये लोग खुल के अपराध किए हैं। मुख्तार की यह जलवा था उत्तर प्रदेश में, और यह जमाना था कि आपने सुना होगा एक बार एलएमजी पकड़ी गई थी। एक सेना का भगोड़ा एलएमजी लाया था, और शैलेंद्र सिंह डिप्टी एसपी हुआ करते थे वहाँ, उन्होंने पकड़ा था। चंदौली के रहने वाले थे, गाजीपुर में उनकी पोस्टिंग थी, उन्होंने पकड़ा था। मुख्तार का नाम आया, माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, इनके ऊपर ही दबाव बना, इनके खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया, इनको इस्तीफा देना पड़ा, इनको जेल जाना पड़ा, और आज तक नौकरी से वो आदमी बाहर है, बर्खास्त कर दिया गया है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, इतना दबाव पड़ा। तो इस तरह के रसूख थे। कृष्णानंद राय जी की हत्या होती है, उनके समय 6 लोग मारे जाते हैं। मुख्तार का नाम आता है कि मुख्तार ने मरवाया। 500 गोलियां चली थी उस समय। हाँ, 500 गोलियां चली, 67 बुलेट तो उनके शरीर से निकली थी। कृष्णानंद राय जी, 500 गोलियां चली थी, 7-8 AK-47 से लोगों ने गोली चलाई थी। उसमें आदरणीय राजनाथ सिंह जी से लेकर अटल जी तक 15 दिनों तक वहीं बनारस सर्किट हाउस पर धरना चला कि सीबीआई जांच करा दी जाए। मुलायम सिंह जी तैयार नहीं हुए। फिर परिवार गया हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से आदेश हुआ तो सीबीआई जांच हुई। और सीबीआई जांच में सुनिए क्या हुआ। जब सीबीआई जांच आई, सीबीआई जांच के लिए प्रदेश में
मुलायम सिंह जी की सरकार थी और यहाँ कांग्रेस की थी केंद्र में। सीबीआई ने हाथ खड़ा कर दिया। उस समय न्यूज़पेपरों में छपा था, मीडिया में चला था। सीबीआई ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हम सुरक्षित नहीं हैं, यह मुकदमा उत्तर प्रदेश से बाहर ले जाया जाए, उत्तर प्रदेश में रहेगा तो हम जांच नहीं कर पाएंगे। अच्छा, में सीबीआई से बड़ी संस्था कौन है मजबूत, उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया। इतना दबाव था इन लोगों का प्रदेश में। और 2009 में भाई की हत्या होती है। उस समय बसपा की गवर्नमेंट थी और हम लोगों ने एक कानूनी लड़ाई लड़ी और 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, पूज्य योगी जी बनते हैं। और इसके पहले हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और आज स्थितियां हैं कि आप देख ही रहे हैं कि अपराधियों की क्या स्थिति है और क्या हाल हुए हैं। कृष्णानंद राय का आपने जिक्र किया, वो क्रिकेट में उद्घाटन करने गए थे मैच का और इसी दौरान ये गोलीबारी हुई, 500 गोलियां करीब चली। उसके बाद एक फोन कॉल भी काफी ज्यादा सुर्खियों में आया जिसमें कहा गया कि अरे मुनवा मार देहिस, ओके चुटिया काट लिहिस। जी हाँ, वो फोन कॉल तो सब लोगों ने सुना था। और गांव से ही मुखबिरी हो गई। उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, मुन्ना बजरंगी जिसने जी। उनके जैसे जब कृष्णानंद राय जी अपने गांव से चले तो गांव से ही मुखबिरी हो गई। अच्छा, कि ये जा रहे हैं सादी गाड़ी से जा रहे हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी से नहीं जा रहे हैं। बताया गया कि पुलिया टूटी हुई है, गाड़ी वजनदार है, निकल नहीं पाएगी और पहले से एसेट था। और इनकी छोटी जो है हनुमान पांडे अपराधी था, मुख्तार का चला, उसका हनुमान नाम दिए थे, उसका नाम कुछ और था, मऊ का ही रहने वाला था। हनुमान पांडे कहते थे लोग। उसने चोटी काटी थी उनकी, जिसका इनकाउंटर लखनऊ में हुआ था। क्या कारण था, चोटी क्यों काटी गई? जैसे यह मुसलमान हैं, इनको चिढ़ थी कि भाई हमारा जलवा है और हमारा जमाना चल रहा है और ये आदमी एक आकर साधारण व्यक्ति आकर विधायक हो गया, मेरे भाई को हरवा दिया। और चोटी रखते थे, कृष्णानंद राय जी बड़ी चुटिया रखते थे और उनके जितने समर्थक थे वो लोग भी चुटिया रखते थे। चुटिया पहले सारे लोग रखते थे। या तो हिंदू धर्म में मान्यता ही चोटी रखी जाती थी, आज के समय में नहीं लोग रख रहे हैं। तो चुटिया रखते तो उसको उसके चुटिया से चिढ़ थी कि इसको मारेंगे तो चुटिया इसकी काटेंगे जरूर, जब इसकी हत्या करवाएंगे तो। और इस नाते उनकी चुटिया काट लिया। और यह देखिए कि सीबीआई कोर्ट में मुकदमा चला, 6 लोग मरे थे। मैं कोर्ट पे कोई अंगुली उठा नहीं सकता, न किसी को अधिकार है, लेकिन बातें तो आती ही हैं। ये 6 लोग मारे गए। ठीक है, मुख्तार ने नहीं मारा, अफजाल ने नहीं मरवाया, मुन्ना बजरंगी ने नहीं, कि किसी ने नहीं किया। तो 6 लोग अपने से तो उनकी मौत हुई नहीं, 6 डेड बॉडी थी। तो आखिर ये अगर हो गया कि नहीं मुख्तार नहीं थे, चलिए, या मुख्तार नहीं मरवाया, उनके लोगों ने, मुख्तार उस समय जेल में थे, जेल से मरवाए थे उनके लोगों ने, तो किया किसने? यह तो आना चाहिए कि आखिर उनकी हत्या हुई तो किया किसने? मुख्तार नहीं किया तो किया किसने? ये भी तो नहीं आया। तो कोर्ट का तो इस तरह का फैसला है। मेरे भाई की हत्या हुई, उसमें कोर्ट ने 2017 में जो लोग 120B के मुलजिम थे, चूँकि मुख्तार थे और मुझे कहने में कोई संकोच भी नहीं है कि जज जो है उन्हीं के बिरादरी के थे। अच्छा। और जितने लोग 120 के मुलजिम थे, 120B के, सबको छोड़ दिया गया। 3 लोगों को आजीवन कारावास किया गया। इसके पहले उसमें से 6 लोग इनकाउंटर में मार दिए गए थे पुलिस मुठभेड़ में। यही प्रश्न उठाया गया हम लोगों के द्वारा कि उसमें कोर्ट के आदेश में उन्होंने दिया कि यह जो है, यह लोग जो मारे गए हैं या जिन पर सजा सुनाई गई है वो भाड़े के शूटर थे। तो हमारा यह कहना है कि अगर वो भाड़े के शूटर थे तो भाड़े पर किसने खरीदा था? वो तो हम पैसा देंगे, हम हायर करेंगे तो आपको मारेंगे, आप करेंगे तो हमको मारेंगे, वो तो पेशेवर हैं। तो यह तो आना चाहिए कि ठीक है वो भाड़े के शूटर थे, तो उनको किसने भाड़ा दिया था हत्या करने के लिए? फैसले में भी तो आना चाहिए। तो बेईमानी हुई आया नहीं, उसके खिलाफ हम चले गए हाई कोर्ट और राज्य सरकार भी गई अपील में। हाई कोर्ट में है मामला उस फैसले के खिलाफ। तो रसूख किस तरह का था? कोर्टें अतीक के में देखे हैं कि कितने जजों ने अपने वापस कर दिए फाइल कि हम लोग देखेंगे नहीं। मऊ में भी यही हुआ था। 14 में फैसला सुनाने जा रहे थे, एक जज साहब थे, दबाव आया और फैसला करने जा रहे थे, उसने वहीं से अपनी फाइल वापस ट्रांसफर कर दी। फिर 17 में फैसला आया। ये सब यूपी जैसे राज्य में संभव कैसे हो रहा था? बिना राजनीतिक संरक्षण के तो संभव नहीं था। और जो बातें आप कह रहे हैं उस हिसाब से, चाहे अतीक का इतिहास देख लीजिए, चाहे आप मुख्तार का इतिहास देख लीजिए, समाजवादी पार्टी का डायरेक्ट रोल निकल कर सामने आता है।
क्या सपा ने कहीं ना कहीं सपा ही थी जिसने इन्हें बनाने का काम किया? देखिए, पहली बार मुख्तार को राजनीतिक संरक्षण मायावती जी ने दिया है। गाजीपुर जेल में बंद था, इसकी जमानत हुई, मायावती जी मुख्यमंत्री थी, आई बनारस और इसको यहाँ से काफिले के साथ गया, वहाँ ज्वाइन करता और उसको वाई श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है। उस समय स्थिति थी सपा बसपा के गवर्नमेंटों में कि यह जिसको चाहता था वो डीएम होता था, जिसको चाहता था एसपी होता था मऊ जिले का। तो जब किसी अपराधी को इतना प्रशय मिलेगा, छोटा से छोटा हो, तो उसका दिमाग खराब होगा कि नहीं होगा। वही गाजीपुर जेल थी, जेल में पोखरा खुदवाए हुए थे, शाम को पोखरा मतलब तालाब? तालाब उसमें मछली पड़ी थी। 9 बजे रात के बाद इनकी पार्टियां शुरू होती थी जेल के अंदर। एक सप्ताह में एक दिन इनकी पत्नी जाती थी, गाड़ी सीधे इनके बैरक तक जाती थी। वहाँ के तत्कालीन डीएम थे यादव जी, वो इनके साथ रात को बैडमिंटन खेलते थे जेल में जाकर। यह जलवा था मुख्तार अंसारी का अपने समय में सपा की गवर्नमेंटों में। और सामने एक सरकारी जमीन पर 2 मंजिला मकान भी बनाया गया था, वहां पे सारी टेंडर की प्रक्रियाएं सब मुख्तार वहीं से करता था कि किसे कौन सा ठेका मिलना है, सारे अधिकारी अफसर सब उसी के साथ आके बैठते थे। जेल में दरबार लगता था और जो आप बता रहे हैं कि मकान थी, उसमें उसके अपराधी रुकते थे सुरक्षा के दृष्टिकोण से। उसके जेल में अंदर 8 से 10 लोग बाहरी लोग रहते थे रात को और दिन में। कोई पूछता था जब चाहे तब वो आदमी गेट पे आए, जिसको चाहे अंदर बुलवा ले, जब चाहे उसकी गाड़ी अंदर चली जाए। तो जब सरकारें प्रश्रय देती हैं, जब ज्यों सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी मुख्यमंत्री होते हैं, यह भग जाता है बहाना करके, झूठा मुकदमा करके पंजाब, और पंजाब से आना नहीं चाह रहा था। आपने भी देखा होगा कि पंजाब सरकार लगातार दबाव बना रही थी कोर्ट में बड़े बड़े वकील की। जब सरकारें चेंज हुई तो उसमें हुआ, आपकी सरकार आई तो उसमें हुआ कि इतना पैसा जो है दिया गया है वकील को, तो वह पैसा जो है उनके जिसने दिया है, जो अधिकारी दिए हैं, जिस मंत्री के आदेश से हुआ है, वो मंत्री से उस अधिकारी से वसूला जाएगा। पंजाब ही क्यों चुना मुख्तार ने जाने के लिए? क्योंकि एक मैंने भी खबर पढ़ी थी इस बारे में कि जब कल्याण सिंह की सरकार थी उस वक्त मुख्तार, अतीक और चाहे पश्चिमी यूपी के बड़े बड़े गैंगस्टर, ये सब भाग कर जाकर इन्हें अपना सही ठिकाना ढूंढना था कहाँ जाए, तो सब लोग पंजाब में जाकर बसे और फिर वहां पर इन्होंने अपना अड्डा शुरू कर दिया था। क्या पंजाब जाने के पीछे का कारण भी कुछ ऐसे ही था? वहां क्यों अपने आप को सेफ महसूस करता था? जी, पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे से इनके संबंध थे मुख्तार के, तो वहाँ पूरा उनको प्रश्रय मिलता था। वहाँ तो यहाँ तक चर्चाएं थी कि वो जेल से रात को निकलते थे और बगल फ्लैट में लिया गया था, पत्नी रहती थी, परिवार रहती थे, वहाँ भी चले जाते थे, सुबह आ जाता था। तो इस तरह की व्यवस्था थी। आना नहीं चाह रहा है, आने के लिए आपने देखा हो कितना नाटक किया, व्हील चेयर पर बैठना पड़ा। यही अपराधी हैं, जब सरकार से प्रश्रय पाते हैं तो बाँह चढ़ाकर घूमकर अपराध करवाते हैं, और जब सरकारें मनोबल अपना मजबूत करके जब लग जाती हैं इनके खिलाफ, जब पड़ जाती हैं, तो फिर देखते हैं घुटने के बल बैठ जाते हैं, व्हील चेयर पकड़ लेते हैं। यही इन लोगों की औकात है। और उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि बांदा जेल में था, जब आता था पेशियों पर, जो फर्जी एम्बुलेंस वाला था, बाराबंकी आता था, तो वहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर जज से कहता था कि साहब हमको बिस्कुट चाहिए, पानी चाहिए, बिस्कुट नहीं मिलता है, तो बिस्कुट के लिए लोग तरह जाते थे। और कभी जमाना था, सपा की गवर्नमेंट थी, कि जेल में दरबार लगता था। तो जब सरकार इच्छा शक्ति से किसी चीज़ पर लगती है तो इसी तरह इन लोगों का काम खत्म हो जाता है। बताइए ज़रा मुझे पूरी कहानी। आपने मुख्तार को तब भी देखा है जब समाजवादी पार्टी की यूपी में सरकार थी, आपने मुख्तार को तब भी देखा है जब बीएसपी की सरकार थी, और आज योगी जी की सरकार है, आपने मुख्तार को तब भी देखा था। बताइए जरा, क्या आपने देखा, कैसे क्या बदलता हुआ देखा यूपी में इन माफियाओं को लेकर? योगी जी ने कैसे पूरी सियासत बदल दी कि ये घुटनों पर आ गए और बिस्किट पानी के लिए भी तरस गए? देखिए, जब बीएसपी ने पहली बार इनको राजनीतिक संरक्षण दिया तो ये जेल से बाहर आया। उस समय स्थितियाँ थी कि जब ये चलते थे सब रोड पे, गाड़ियाँ गांव से, इसके मोहम्मदाबाद से निकलती थी तो रोड खाली हो जाते थे। लाल कलर की गाड़ियाँ निकलती थी, 12-14 गाड़ी निकलती थी, हाथ में वाकी टाकी, राइफल की नाल बाहर निकाल के ये लोग चलते थे। पूरा दहशत का माहौल था, और दहशत के माहौल से ही ये विधायक होते थे, सरकारों के संरक्षण से होते थे, ये विधायक होते थे। फिर सपा गवर्नमेंट आई। आपने भी देखा होगा कि जब
अखिलेश यादव नाराज होकर एक बार अफजाल मुख्तार और उनके साथ जो लोगों ने सहयोग किया सबको पार्टी से निकाल दिए थे, तो अफजाल ने कितना उल्टा सीधा बोला था। और अभी इनका बेटा बोला था कि जो अपने बाप का नहीं हुआ, जो अपने चाचा का नहीं, यही अब्बास बोला था, वह क्या होगा, वो किसी दूसरे का क्या होगा। लेकिन उसके बाद भी राजनीतिक लाभ लेने के लिए यह लोग जाकर प्रचार किए, टिकट दिए और गले से गले मिलाकर साथ खड़े हैं यह लोग। और पार्टियों को इनकी जरूरत क्यों पड़ी थी? पार्टियों को उनको लगता था कि इनके वजह से इनके बिरादरी की वोट हमको मिलेंगे तो हमारी सरकार बनाने में आसानी होगी। ऐसा कुछ नहीं है। 17 में जब आपने तो सामने से चुनौती दी है उनके बेटे को। 17 में जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट बनने से पहले जो चुनाव हुआ था, उसमें बीजेपी ने मऊ की सीट गठबंधन में दे दिया था। वो अगर बीजेपी लड़ता, कोई लड़ता, हम लड़ते, दूसरा लड़ता, हमको भी सिंबल दिया गया था, फिर बाद में समझौते में चल गए तो वापस करना पड़ा, तो वो चुनाव हम लोग जीत जाते हैं। वहीं मुख्तार का काम खत्म हो गया था, लेकिन गठबंधन में चला गया, चुनाव जीत गए कम अंतरों से। तो यह लोग केवल सरकार के बदौलत गुंडा हैं और इन लोगों की यही स्थितियां हैं कि कभी भी सरकार जहां सर से हाथ उठाती है तो वही जैसे घुटने पर बैठ गए ना, व्हील चेयर पकड़ लेते हैं लोग। चाहे अतीक हो, चाहे मुख्तार हो, चाहे कोई बड़ा माफिया हो, जो माफियागिरी करता रहा हो। पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा, तमाम बड़े माफियाओं का सफाया कर दिया। पूज्य योगी जी जब एक बार एक विवाद हुआ था, उसी में वो आ रहे थे आजमगढ़, और तकिया एक जगह बोली जाती है, माइनॉरिटी एरिया है। हाँ, इसमें मैं आ रहा था, मुझे जरा बताइए इसे। क्या योगी जी की निजी दुश्मनी भी थी? लोगों ने देखा कि भाई ये पता चला कि योगी जी के खिलाफ पूरी मशीनरी उसने लगा दी थी और योगी जी उस दिन जैसे तैसे बचे थे। लाल रंग की पजेरो गाड़ी से वो किसी तरीके से वहां से बचने में कामयाब हुए थे, नहीं तो योगी जी के खिलाफ भी पूरे टारगेट पर था। मतलब मुख्तार ने उन्हें टारगेट पर ले रखा था। देखिए, जब मुख्तार का जमाना था तो कोई उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता था। 2009 से हम लोग लड़े खड़ा होकर, रोज दिन गिना जाता था कि आज मार दिए जाएंगे, कल मार दिए जाएंगे। वो कहता भी था कि उनकी गाड़ी निकली, हम क्रॉसिंग पे थे, हमारे लोग निकल के नहीं मरवा दिए होते। दबाव भी आया। तो योगी जी ही अकेले ऐसे व्यक्ति थे कि जिन्होंने उस समय भी विरोध किया था। और तकिया एक जगह बोलते हैं आजमगढ़ में, उनकी गाड़ी आ रही थी। इसको पहले से पता था कि इनका काफिला आगे, क्योंकि चलते थे तो प्रशासन को सूचना हो जाती थी। और उस समय प्रशासन में इन्हीं के लोग बैठे थे, वो तो सबका लोकेशन निकलवा लेता था आपके मोबाइल से कि आप किधर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। उस समय योगी जी सांसद थे। हाँ, योगी जी सांसद थे। तो वहाँ घेर के इसने चाहा कि दंगे का स्वरूप देकर यहीं योगी जी को मरवा दें, लेकिन जाको राखे साइयाँ, प्रशासन भी आया, योगी जी वहाँ से दूसरे गाड़ी में बैठकर निकल गए। और निजी दुश्मनी नहीं, योगी जी अपराधियों के खिलाफ, वहाँ गोरखपुर की लड़ाई अपराधियों के खिलाफ ही लड़े। और योगी जी योगी हैं, उनकी किसी से निजी दुश्मनी नहीं है। हाँ, आप सरकार के नीतियों के खिलाफ या आप लगातार अपराध में लिप्त रहेंगे और आप चाहें कि हम बचे भी रहें, तो वह काम योगी जी के सरकार में नहीं होना है। और योगी जी ने इस तरह इन लोगों का इलाज किया, माफियाओं का। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश शांत हो गया। उत्तर प्रदेश आप कहीं सुनते हैं कोई माफिया किसी को धमका कर ठिका ले ले, कहीं बहन बेटी के इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ कर दे, कहीं जमीन पर कब्जा कर ले? किसी माफिया की आज उत्तर प्रदेश में औकात नहीं है। शायद उसी केस के बाद जो हुआ था, उसके बाद ही योगी जी सदन में रोए थे। नहीं, सदन से वो दूसरा मामला था, वो गोरखपुर का एक मामला था। वहाँ डीएमएसपी ने उनके साथ ज्यादती की थी, उस मामले में नहीं। योगी जी इतने कमजोर नहीं कि रोएंगे, भावुक हैं। हम भी अभी कोई भावुकता की आप बात करेंगे तो आंखों से आंसू आ जाते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आदमी कमजोर है। लेकिन जो आप कहानी बता रहे हैं, ये किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। हम देखते हैं फिल्मों में भाई कैसे बड़े बड़े घर होते हैं, एक छोटा सा लड़का, जिस तरीके से मुख्तार की आप कहानी बता रहे हैं, वो टिकट ब्लैक में बेचा करता था, उसका भाई साइकिल स्टैंड का ठेका लिया करता था। फिर एक दिन उनकी अपराध की दुनिया में एंट्री होती है और वो सबसे बड़े खिलाड़ी बन जाते हैं। बिल्कुल फिल्मी कहानी लग रही है उनकी भी। परिवार कैसा था जरा बताइए, कैसे पूरा साम्राज्य था? सुनने में आता है कि भाई उसके नाना थे ब्रिगेडियर उस्मान, जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। चाचा हामिद अंसारी बताए जाते हैं। बताइए जरा उनके परिवार के बारे में। देखिए, जो चर्चाएं चलती हैं और मीडिया लगातार चलाती है, इसको कभी जैसे कोई कह दे, हम कह दें कि हम क्षत्रिय हैं, हम राणा प्रताप के वंश से आते हैं, राणा प्रताप हमारे पूर्वज थे, राणा प्रताप जी हमारे पूर्वज थे और मैं उनके खानदान से आता हूँ, कहने से तो हो नहीं जाएगा। उसकी एक बार कम से कम सत्यता जाननी चाहिए, कोई कहता है तो।
मुख्तार अंसारी कहते हैं कि हमारे दादाजी डॉक्टर मुख्तार अंसारी जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, हाँ। जो आज इंदिरा कांग्रेस बाद में हुई, पहले राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। ब्रिगेडियर उस्मान जी को बताते हैं कि हमारे नाना थे। इनको बताते हैं हामिद अंसारी जी जो उपराष्ट्रपति हमारे चाचा हैं। इनके दादा का नाम, मुख्तार अंसारी के दादा का नाम कासिम अंसारी है, न कि डॉक्टर मुख्तार अंसारी, कासिम अंसारी इनके दादाजी का नाम। और ये लोग रहने वाले मासूमपुर बलिया के हैं। रिश्तेदारी में इनके दादा आए, यहीं आकर मोहम्मदाबाद में बस गए। रहने वाले भी बलिया के, यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। और जो ब्रिगेडियर उस्मान की बात करते हैं, ब्रिगेडियर उस्मान जी घोसी के रहने वाले हैं। और ब्रिगेडियर उस्मान जी की कोई बिटिया नहीं थी। जो ये बताते हैं कि हमारे नाना थे, तो ऐसा कुछ नहीं था, उनकी बिटिया नहीं थी, उनकी बेटे थे। और ब्रिगेडियर इनकी ननिहाल जो है वो सैदपुर भितरी के पास है, सैदपुर के पास सैदपुर भितरी है, वहाँ इनकी ननिहाल है। और जिनको बताते हैं हामिद अंसारी जी को कि हमारे चाचा हैं, आप बताइए कि हमारे परिवार, आपके परिवार का कोई व्यक्ति जो कहीं भी बड़े पद पर हो, इनके अब्बा का इंतकाल हुआ, इनके अम्मी का इंतकाल हुआ मुख्तार अंसारी के, इनके बड़े भाइयों के बेटू बेटी की शादी हुई, इनके बेटे की शादी हुई, किसी एक शादी ब्याह की तो बात छोड़िए, मुख्तार की मौत हुई। मरने में भी कहीं हामिद अंसारी को किसी ने देखा हो इनके घर पे तो बता दे कि नहीं भाई, रिश्ता है तो आएगा ना आदमी, ठीक है शादी ब्याह में ना हो, लेकिन मरने जीने में तो आता है आदमी ना, चाहे कितने खराब रिश्ते हों हमारे। तो गांव में, जैसे गांव है, आप भी जहां गांव के रहने वाले ही होंगे, आके भले शहर में बस गए होंगे, तो गांव में होता क्या है कि सब लोग पद में किसी के चाचा, कोई बाबा, कोई भैया लगता है कि नहीं लगता है। तो उसी हिसाब से, तो इस हिसाब से हमारे सीधे रिश्ते तो हो नहीं गए। हमको भी जोड़ना रहता तो हम भी क्षत्रिय कुल में पैदा हुए तो हम भी जोड़ते जोड़ते राणा प्रताप तक चले जाते। नहीं, तो गांव में तो ऐसे भी रिश्ते होते हैं ना भैया, फलाने गांव के ठाकुर है तो वो भी हमारे कुछ बन गए, तो हमारे चचा सही है, हमारे रिश्ते में कुछ ना कुछ लग गए। तो क्या ऐसी रिश्तेदारी जी जी, ऐसी ही रिश्तेदारियां थी। ऐसा सीधा कोई रिश्ता नहीं है। यह अपने रसूख को बनाने के लिए, लोगों पर प्रभाव डालने के लिए कि हम इस परिवार से हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से। इनके परिवार में कोई स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई नहीं लड़ा, इस तरह की गलत बातें थी। और अगर है भी, हम एक बार कह लेते हैं भी, तो आपको अपराध करने का कौन सा लाइसेंस मिल जाता है कि हमारे परिवार में अगर कोई बड़े पद पे है तो हम अपराध करेंगे, वो अपराध का हमको लाइसेंस मिल गया उसके लिए? यह भी तो सोचना चाहिए, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। इसकी बड़े बड़े मीडिया प्लेटफार्मों पर बैठ कर बातें होते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए कि वास्तव में है कि नहीं, जो रिश्ते बताते हैं है कि नहीं। तो झूठे भौकाल बना रखा है सारी दुनिया में। जी जी, पूरी दुनिया में झूठा भौकाल है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जब आप चाहें पता कर सकते हैं। गजब बात है। और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि भैया हमारा खानदान भी वैसे ही है। अच्छा, अब तो बेटा भी विधायक था, भाई सांसद, खुद भी 5 बार का विधायक, उसके भाई भी सुनने में आते हैं कि वो विधायक रहे थे। हाँ, विधायक रहे, सांसद। कहां से ये लोग राजनीति में शुरू हो गए और कैसे? किसी ने तो उंगली पकड़ी होगी ना, एक साइकिल वाले की, एक टिकट ब्लैक करने वाले की, कोई सियासत में लेकर आया होगा ना। एक सरजू पांडे थे, कम्युनिस्ट के बड़े नेता थे, गाजीपुर के, सांसद हुआ करते थे, बड़ा नाम था सरजू पांडे जी का। हाँ। तो ये उनके संपर्क में अफजाल गए और धीरे धीरे जो इन लोगों की कला है किसी के नज़दीक पहुंच जाना, नज़दीक पहुंच गए। और तब जात पात पे वोट नहीं देता था व्यक्ति, तब नेता भी कम होते थे, गुंडा भी कम होते थे पहले के ज़माने में। अब तो हर घर में नेता, हर घर में गुंडे होने लगे। तो जात पात पे नहीं था, दलों पर था कि भाई ये अच्छे दल के से प्रत्याशी हैं। तो उस समय कम्युनिस्ट का ज़माना था। तो पहली बार एक कम्युनिस्ट से विधायक हुए, अफजाल। उसके बाद धीरे धीरे इनका परिवार राजनीति में आना शुरू हो गया। मऊ ने मुख्तार को चुना, मुख्तार ने मऊ को चुना कि यहाँ हमारी माइनॉरिटी की संख्या ज़्यादा है तो हम मऊ चले जाएंगे, तो वहाँ से विधायक होते। इन्होंने मऊ पकड़ लिया और अफजाल वहाँ होते थे। अफजाल फिर बाद में सांसदी लड़ने लगे, कभी सपा में गए। इनका कोई स्थायित्व तो नहीं है, न कोई इनका ईमान है। ये अपने लाभ के लिए किसी के साथ जा सकते हैं, किसी को छोड़ सकते हैं। बहन जी ने आगे बढ़ाया, उनको छोड़े, मुलायम सिंह को पकड़े, फिर मुलायम सिंह को छोड़े, फिर बहन जी को पकड़े, फिर बहन जी को छोड़े, फिर समाजवादी को पकड़े। और सपा बसपा हमेशा, ये लोग अपराधी पसंद पार्टियां हैं, इन लोगों को अपराध ही पसंद है। आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी की सरकार थी और आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने के लिए पत्र जो है यहाँ से गया था
लखनऊ शासन से अखिलेश यादव ने भिजवाया था धन्य कोर्ट का, कि कोर्ट ने उसको स्वीकार नहीं किया। तो ये लोग तो आतंकवादियों की पैरवी करते हैं, तो सामान्य अपराधी रहे हैं। और इसके पहले का ज़माना था, हाँ। 14 से पहले और 19 से पहले हम्म। रेत में पानी बरसता था हमारे देश में, खेत पानी को तरसता था हमारे देश में, चंद गुंडे माफिया और पागलों को छोड़कर कौन था जो खुल के हंसता था हमारे देश में। और आज की स्थितियां हैं कि खेत रेत में नहीं, खेत में पानी बरसता है, हर घर नल, हर जगह। पहले जो तय था कि एक जिले बांधे हुए थे वीआईपी कि वहाँ 24 घंटे लाइटें रहेंगी, उसके बाद लाइट नहीं मिलेगी। आज उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, पूज्य योगी जी मुख्यमंत्री हुए हैं, 24 घंटे लाइट अगर गोरखपुर को मिले तो 24 घंटे मऊ को भी मिलेगी, नोएडा को भी मिलेगी, गाजियाबाद को भी मिलेगी, गाजीपुर को भी मिलेगी। यह नहीं कि उनका जिला है तो उनके लिए अलग से है। और ना आज हर घर जो नल से पानी जा रहा है, रेत में नहीं खेत में पानी बरसता है। गुंडा माफिया आज हंसते नहीं हैं, आज रोते हैं। और पागलों जैसे हुआ ना, कौन था जो खुल के हंसता था हमारे देश में, तो अब हंसते नहीं, पागलों को पागल खाने में जगह है। और गुंडा माफियाओं के योगी जी ने कह दिया कि या तो प्रदेश छोड़ दो, या तो जेल चले जाओ, और नहीं तो फिर ऊपर जाना है। तो इलाज हो रहा है। मैं चाहता हूं जरा मुझे बताइए कि गाजीपुर की फिजा कैसे बदली। मतलब हम लोगों ने गाजीपुर, हो सकता है बहुत सारे दर्शक भी ना गए हो, कभी ना मौका लगाओ, लेकिन एक ऐसा इलाका जहां किसी एक व्यक्ति के खिलाफ आप स्टैंड भी नहीं कर सकते, खड़े भी नहीं हो सकते, आपकी जुबान से कुछ निकला तो भैया डायरेक्ट गोली है। उस इलाके में वो गाजीपुर कितना बदला हुआ आपने देखा? शुरू से लेकर मुझे जरा बताइए थोड़ा सा कि वो गाजीपुर मुख्तार अंसारी का राजनीति में आना, उससे पहले वो नेताओं को डायरेक्ट पहुंचाया करता था मदद, फिर खुद राजनीति में आना, फिर राजनीति से वो एक डायरेक्ट दिल्ली तक और लखनऊ तक उसकी पहुंच होना, और फिर उसकी गिरावट का दौर जहां उसका चैप्टर ही क्लोज हो गया। देखिए, शुरुआत तो उसने गाजीपुर से ही किया। हाँ। भाई विधायक था। हाँ। और अपराध जगत में ये आया तो इसको लोगों ने मदद किया। जैसे साधु सिंह, मंकुन सिंह का हमने नाम लिया, बड़ा नाम था, उन लोगों ने इनकी मदद किया। और उस समय जो भी सरकारें थी, इस तरह अपराधियों पर दबाव नहीं बना पाती थी। धीरे धीरे रसूख बढ़ता गया, अभी विधायक हो गया और अपराध करने लगा। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, एक तो कल्याण सिंह जी के समय में अपराधियों की हालत खराब थी, बिल में घुसे हुए थे, और पूज्य योगी जी की सरकार बनी तो इन लोगों को औकात में ला दी। और उन लोगों की औकात भी इतनी है कि केवल सरकार के दम पर उसरी में गोली चली थी। आपने भी सुना कि मुख्तार अंसारी पर एक बार गोली चली हुई थी, पता कर लीजिएगा। पैजामा खराब हो गया था, गोली चली थी, गए घर से चेंज करके तब जाकर FIR कराए थे। ये लोग केवल, जैसे आप साधारण से हैं, हम साधारण से कहीं बैठे हैं, आए 4 लोग आए, गोली मार दी, इसी के अपराधी हैं। कहीं आमने सामने वही गोली चली थी, पैजामा खराब हो गया था। जिसको भी मारा है मुख्तार ने छुप के मारा है। ये कोई बहादुर थोड़े कहा जाएगा कि बहादुर है। यह तो कायर काम करते हैं छुप कर। आमने सामने गोली चली थी, पैजामा खराब हो गया, घर से कपड़ा चेंज करके गए थे। यही दम है इन लोगों के अपराध, जो अपराध हद तक किए हैं। और अपराध जगत में जो बड़ा नाम है, इतना ही दम है इनके पास। और अतीक अहमद से क्या कनेक्शन था? इनका तो कनेक्शन अतीक अहमद से था, इनका कनेक्शन शहाबुद्दीन से था। अच्छा, अतीक का देखिए, अतीक ने अपने भाई, इसके भाई चुनाव लड़े, यही कृष्णानंद राय का भी हुआ। कृष्णानंद राय ने अफजाल अंसारी को चुनाव हरा दिया था, और इसी के नाते कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई। कृष्णानंद राय के बाद अतीक का भाई अशरफ, वो चुनाव हार गया। राजूपाल की उन्होंने हत्या करवा दी। एडवोकेट नहीं, पहले राजूपाल विधायक की हत्या करवाई। यह तो, इसका तो उमेश पाल नाम था ना, एडवोकेट था। उमेश पाल नाम था। इनकी हत्या करवाएं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि वो जो सीन दिखाया जा रहा है, वीडियो चल रहा था, 2 सिपाही उनको सुरक्षा में मिले हुए थे। एक गाड़ी में बैठे हुए है, एक नीचे उतरा है, उसको गोली लगी है, गिर गया है। उसकी कार्बाइन आप उठा लेते हैं। गाड़ी में बैठा वो भी गोली नहीं चला रहा है। उनको तो मारे आप, उमेश पाल को, लेकिन पलट कर फिर इन दोनों को मारने की क्या जरूरत थी? क्या आप दिखाना चाह रहे थे? दहशत बनाने के लिए मारे ना। जब उसका असलहा उठा लिए थे तो गोली तो चला सकता नहीं था, उसको मारे। इसी तरह मुख्तार, हमारे यहाँ जो सिपाही की हत्या हुई थी, जो
सतीश कुमार था, वो भी गाड़ी में बैठा हुआ था। मुख्तार ने जब मरवाया उसको, राम सिंह मौर्य को गोली लगी, उसमें मरवाया। इसके पहले इसने हत्या किया था, 2 सिपाहियों को मारा था मुगलसराय में। वहाँ से वो भगा मुगलसराय से। वहाँ एक जनवार सिंह इंस्पेक्टर हुआ करते थे, उनको सूचना मिली कि कोई अपराधी है, जिप्सी में राइफल रख के वहाँ खड़ा हुआ है, सामान खरीद रहा है। वो गए, इसको पकड़े और कहे कि गाड़ी में बैठा कर लेकर आओ। तो 2 सिपाही उसमें बैठ गए और एक आगे बढ़ा, दोनों सिपाहियों को मारा और वहाँ से भग गया, भग के चला गया बिहार। तो ये तमाम अपराध करते थे लोग डर के मारे समझौता कर लेते थे, दबाव में कर लेते थे, 2 लोग भी खड़े हो जाते तो इसके खिलाफ ये स्थितियां नहीं होती। हाँ। आज तक कभी लोगों को फांसी उसी हो गई होती। और रसूख था तो सरकार के बदौलत था। जब सरकारें चली गई, जो माफिया पसंद सरकारें थी, तो आज रसूख और ये लोग सारे लोग मिट्टी में मिल गए। महाराज जी ने कहा मिट्टी में मिला देंगे, तो मिट्टी में मिला दिया है। वो मैंने 1.5 बिस्वा जमीन किताब पढ़ी, उसमें ये लिखा गया है कि मुलायम सिंह यादव जब अतीक के घर जाते थे तो उनके कुत्ते से हाथ मिलाया करते थे। जी, जब वो मुख्यमंत्री थे उस दौरान। मुख्यमंत्री थे, वो फोटो वायरल है कि कुत्ते से। यही तो इन लोगों की स्थितियाँ थी कि अतीक जैसे अपराधी के कुत्ते से हाथ मिलाते थे। इनका बेटा कहता था, जब विधायक चुनाव लड़ा 2022 में, तो कहा कि भैया से बात हो गई है, 6 महीने तक किसी का ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होने देंगे और हिसाब किताब किया जाएगा। और जो पूज्य योगी जी की सरकार थी और फिर 2022 में बनी, तो किनका हिसाब किताब हुआ, पूरा प्रदेश और पूरा देश ने देखा। यह माफिया हैं, जब प्रक्षेप आते हैं, आसमान पर चढ़ जाते हैं, और जब सरकारें जब इन पर दबाव बनाती हैं, सरकारें जब कानूनी कार्रवाई करती हैं, तो कुरकुरे और बिस्कुट के लिए तरसने लगते थे। जैसे वो मांग कर रहे थे, कुरकुरे और बिस्कुट की मांग करते थे। यही इन सबों की औकात है और जनता को यह समझना चाहिए। ये युवाओं में एक अच्छा संदेश गया कि अपराध जगत का हश्र बुरा होता है। हम अपने धंधे में जाएं, नौकरी में जाएं, पेशे में जाएं और लोग जाने लगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी को, पूज्य योगी जी को, कि जिन्होंने इस तरह का कानून का राज स्थापित करके लोगों को अपराध के दलदल में जाने से बचाया। एक वो भी दौर था यूपी में जब एक ही टेबल पर नेता, माफिया और अफसर बैठा करते थे, सब वही मीटिंग हुआ करती थी। यही तो, जैसे पहले अपराधियों की मदद ली इन पार्टियों ने सरकार बनाने के लिए, विधायक सांसद होने के लिए। तो जब इनको लगा कि भाई हमारे मदद से यह बन सकते हैं, तो मैं क्यों न बनूं। और उत्तर प्रदेश में अपराध जगत में पहली एंट्री हरशंकर तिवारी की हुई थी। उसके बाद से अपराधियों का आना जाना शुरू हुआ। कांग्रेस ने चुनाव लड़वाया और जीते थे। पहली एंट्री हुई थी, अपराध जगत की एंट्री वहीं से शुरू हुई थी, ये जो राजनीति में। मखनू सिंह और साधु बताया, वो उनके ही शूटर थे। हाँ, उनके शूटर थे, हरशंकर तिवारी जी के शूटर थे। और इसके बाद ये धीरे धीरे करके पूरे पूर्वांचल में इनका एक नाम बन गया। जैसे नाम बन गया, लोग जाने लगे ना, तमाम अपराधी जाने लगे राजनीति में ना। उनको था कि भाई अगर मेरे वजह से विधायक हो सकते हैं, तो मैं क्यों न अपने हो जाऊं। तो ये बताइए फिर योगी जी में इतनी हिम्मत कैसे आई? सवाल इसलिए है, पुलिस भी वही है, प्रशासन भी वही है, बदला है तो सिर्फ सत्ता में बैठा एक व्यक्ति और पूरी सत्ता का परिवर्तन हुआ है। एक मुख्यमंत्री बदला है, एक सरकार बदली है, भाई पुलिस अफसर प्रशासन पूरा वही था, सब कुछ वही था। कैसे ये पूरा खेल पलट गया अचानक से? जरा समझाइए कि एक सत्ता परिवर्तन कैसे किसी माफिया के पूरे साम्राज्य को ध्वस्त कर सकती है। देखिए, सपा की गवर्नमेंट थी। हाँ। तो आजम खां का भी आपने जलवा देखा होगा। उनकी भैंसें ढूंढने के लिए एसपी तक सस्पेंड हो जाते थे कि उनकी भैंस चोरी हो गई थी, तो भैंस ढूंढते थे। वो कहते थे कि ये लोग तनखैया हैं, इनसे मैं जूते साफ करवाऊंगा, डीएमएसपी से कहते थे। मनोबल तोड़ते थे लोग अधिकारियों का। और वही पुलिस है आज। पूज्य योगी जी बैठे हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। जब बीजेपी की, इसके पहले भी गवर्नमेंटें थी, माननीय राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस समय भी अपराधियों का बहुत बुरा हाल था। और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ बैठा है योगी हैं। इनका किसी से कुछ लेना देना है नहीं, इनको न कोई लालच है, न इनका कोई परिवार बढ़ाना है। अन्य पार्टियों का क्या है कि भाई हम हैं तो हमारे बाद हमारा बेटा हो, तो हमारा पोता हो, तो हमारी बहू हो, बहन हो, भाई हो, इस तरह की बातें हैं। इनमें तो ऐसा कुछ नहीं, न इनमें है न मोदी जी में है। ये तो देश के लिए करते हैं, प्रदेश के लिए करते हैं। तो इन्होंने
यह देखा था, यह दौर देखा था, यह बुरा दौर देखा था कि यह सरकारें क्या करती हैं, कैसे गुंडई। गोरखपुर में गुंडई की शुरुआत ही गोरखपुर और सैदपुर से हुई थी। उत्तर प्रदेश की गुंडई की शुरुआत ही गोरखपुर और सैदपुर से हुई थी। हरशंकर तिवारी, वीरेंद्र शाही, यहाँ सैदपुर में अपराधियों का बोलबाला था, बड़ा नाम था। हाँ। तो योगी जी ने उस दौर को देखा और उस दौर को झेला है। तो उनको लगा होगा कि भाई जब हम सत्ता में आते हैं, बड़े पद पे जाते हैं, तो सबसे पहला अंकुश लगाना है अपराधियों पर। इनके वजह से जनता त्रस्त है, बहन बेटियां सुरक्षित हैं, असुरक्षित हैं, या व्यवसायी असुरक्षित हैं, कोई व्यापार नहीं करना चाहता है प्रदेश में, कोई बड़ा इंडस्ट्री वाला इंडस्ट्री नहीं लगाना चाह रहा है उत्तर प्रदेश में, हर जगह गुंडा टैक्स चाहिए। तो उन्होंने इलाज करना शुरू किया और इलाज कर भी दिया। आज देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो है उत्तम प्रदेश बनने की दिशा में लगातार जा रहा है। अच्छा, वहाँ के पुलिस अफसर, वहाँ का प्रशासन, आप तो उस इलाके से ही हैं, तो बता पाएंगे अच्छे से कि उनके कैसे हाव भाव बदल गए जब योगी जी आए, कार्रवाई के लिए कहा गया? भाई डर तो होगा ना कि अब अभी तक जिसके संरक्षण में वो लोग भी थे, कहीं ना कहीं प्रशासन में होने के बावजूद भी एक खौफ था, और अचानक से उसी व्यक्ति पर कार्रवाई करने के लिए कह दिया गया जिसके डर से कभी सीबीआई कह रही थी कि भैया हम यहाँ केस नहीं कर पाएंगे। देखिए, प्रशासन सरकार जैसे चाहती है वैसे चलना पड़ता है। नौकरी है, नौकर है, तो हम सरकार के नौकर हैं, तो जैसे सरकार चाहेगी हमको चलना पड़ता है। जो लोग कभी अड़ गए, तन गए, उनको हटा दिया जाता था, किनारे कर दिया जाता था। और यह लोग भी बहुत त्रस्त थे इन लोगों के, अपराधियों के आतंक से। जब मौका मिला, वही पुलिस जो सलाम करती थी, जो पीछे पीछे दौड़ती थी, पुलिस की हत्या कर दी जाती थी, वही पुलिस वाला इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करता है, बुलडोजर लेकर जाता है, जमींदोज कर देता है, पकड़ के कालर घसीट के जेलों में भेज देता है। तो यह केवल दृढ़ इच्छा शक्ति से होता था। और यह पूज्य योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस धारणा पर सरकार चलती है। तो सबके विकास और विश्वास के लिए माफिया राज को खत्म होना ही था, और पूज्य योगी जी ने उसको करके दिखाया। 15 अप्रैल 2023 को एक घटना हुई, अतीक की हत्या कर दी गई। अतीक की हत्या के बाद मुख्तार में एक अलग सा डर आ गया। वो हर मंच पर ये कहने लगा, हर जगह से जहां भी उसे मिलता वो ये जरूर कहता कि भैया मेरी भी हत्या करवा दी जाएगी, मुझे यहां से बाहर भिजवा दीजिए। उसकी मौत के बाद भी एक मिस्ट्री अभी भी जो कहीं ना कहीं अनसॉल्व नजर आती है, क्या मुख्तार को जहर देकर मारा गया? नहीं, देखिए, यह तो डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया, बिसरा रिपोर्ट भी गई और रिपोर्ट भी आ गई। ऐसा कुछ नहीं है, मौत आनी है, मौत सामान्य मौत थी, आपकी भी आ सकती है, हमारी भी आ सकती है। आपने देखा होगा कि कहीं खेलते हुए, नाचते हुए, लोगों से बात करते हुए लोग गिर जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। तो मौत आनी थी, मौत आ गई। और बहुत बहादुर थे, तो डरते क्यों थे? तमाम लोगों की हत्याएं मुख्तार ने किया था, मुँह छाँट कर चलते थे। इनसे बहादुर कोई देश में नहीं है, राष्ट्रीय स्तर के अपराधी बनते थे, तो डर क्यों लगती थी? अगर अतीक मार दिए गए, तो अतीक कोई संत पुरुष तो थे नहीं कि वो मार दिए गए तो बहुत बड़ा आपदा देश पर आ गई या प्रदेश पर आ गई। वो भी तो अपराधी थे, तो अपराध किए थे तो किए हैं। जब हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे ही। अगर हम लगातार अपराध में हैं तो हमारा हश्र भी वही होना है। वो अपराध में थे तो उनका हश्र वही हुआ। तो डरते क्यों थे? अगर बहादुर थे तो डरते क्यों थे? कुछ लोगों ने कहा कि भैया ये योगी जी का नया तरीका है, एक की गाड़ी पलट गई, दूसरे में खुलेआम लोगों ने मार दिया, तीसरे को ऐसे मरवा दिया। योगी जी हर बार एक नए स्टेप पर चलते हैं, नए तरीके से चलते हैं। नहीं, देखिए, योगी जी किसी की हत्या क्यों करवाएंगे, किसी को क्यों मरवाएंगे? उनको लॉ एंड ऑर्डर मजबूत रखना है, वो रहना चाहिए। बाकी काम प्रशासन का है, पुलिस प्रशासन कैसे करती है, कैसे गाड़ी पलट गई, गाड़ी पलट जाती है, गाड़ी किसी की पलट सकती है। हम ही जा रहे हैं, हमारी पलट सकती है, आप जा रहे हैं, आपकी भी पलट सकती है। तो गाड़ी पलटना या नहीं कि गाड़ी पलटा दी गई, गाड़ी पलट गई तो गाड़ी पलट सकती है। ड्राइवर को जब किया जाए, नहीं वैसी गाड़ी सबकी नहीं पलटती ना, जैसी विकास दुबे की पलटी थी या फिर जो उनके साथ हुआ था। विकास दुबे ने जितना अपराध किया था, तो ऐसे लोगों की गाड़ी पलटनी ही चाहिए। इन लोगों का हश्र भी वही होना चाहिए। वो किसको छोड़ा था? अपने गुरु को नहीं छोड़ा था, अपनी जात को नहीं छोड़ा था, अपने गांव वालों को नहीं छोड़ा था। बेगुनाह उतनी सिपाहियों की हत्या कर दिया उन्होंने, सीओ को मरवा दिया। तो ऐसे लोगों के साथ तो यह होना ही चाहिए। अच्छा, मुख्तार तो मर गया, लेकिन उसकी राजनीतिक विरासत तो अभी भी वैसी चलती नजर आती है। भाई बेटा लड़ा, चुनाव जीत गया, भाई अभी भी सांसद है।
क्या कारण है कि उसके बावजूद भी ये इतने मजबूत नजर आ रहे हैं, या फिर अब वो ग्राफ जो है वो स्लो डाउन हुआ है? देखिए, जातिगत राजनीति जो हो गई है हर दल के लिए खतरे की घंटी है, और जात पात की राजनीति में यह लोग सफल हैं। अब भारतीय जनता पार्टी सबके साथ सबके विकास की बात करती है, हाँ। और 22 में ऐसा हुआ जीतने का कारण था कि मुख्तार ने अपने बेटे को लड़ाया और 5 बार वो विधायक रहा। अपने रसूख के बल पर होता रहा, दबंगई के बल पर, पैसे के बल पर कब्जा करके। गाजीपुर में स्थितियां थी कि बूथों पर उसके लोग खड़े होते थे, दूसरे लोग वोट मारने ही नहीं जाते थे, अन्य दल के लोग जाते ही नहीं थे। अपने हिसाब से बटन दबाना था, अपने हिसाब से मोहर मारना था, जब मोहर मारी जाती थी उस समय। तो लोगों को लगा कि भाई ये बेटा है, बाहर से पढ़ के आया है, इसके बारे में बड़ा बताया गया है, तो लोग सोचे जा रहा है एक बार इसको भी देख लें। तो अपराध जगत के पैसे से पला बढ़ा पोसा रहा है। हमारे देहात में कहावत है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन। तो हम अपराध के पैसे से, लूट के पैसे से, व्यभिचार के पैसे से अगर मेरा पालन पोषण हुआ रहेगा तो मेरा दिल दिमाग भी उसी दिशा में जाएगा। तो जनता ने इसको 5 साल के लिए विधायक बनाकर भेजा था, और 2 साल में ही ऐसा कर्म किए कि विधायकी भी चली गई, बहू जेल, पत्नी जेल में गई, नई नई भी शादियों कराई, अपने जेल में है, जेल से निकले हैं सुप्रीम कोर्ट से कुछ शर्तों के साथ। तो आदमी को जब कोई पद मिले, किसी ऊंचाई पर आप जाते हैं, तो आपको गंभीरता के साथ लोगों के जिस लिए आप भेजे गए हैं उस विषय पे काम करना चाहिए, और आपको ऐसा बर्ताव लोगों के साथ होना चाहिए कि लगे कि नहीं भाई आदमी बेहतर है, अगर हमने इसको चुन कर भेजा है तो हमारे बारे में कुछ सोच रहा है, कर रहा है। लेकिन न इनको क्षेत्र में जाना था, न क्षेत्र के लोगों से मतलब था। जातिगत वोट से लोग विधायक हो जाते थे, और केवल अपराध करते थे। अभी कितना बचा मुख्तार वहां पर, उस इलाके में, उन लोगों के जहन में? देखिए, धीरे धीरे अब काम खत्म हो गया है। 27 के चुनाव में पूरी तरह सफाया हो जाएगा, और फिर यह लोग कभी समाजवादी पार्टी की जो सरकारें हैं फिर कभी लौट के नहीं आनी है इनकी। मुख्तार के बारे में एक और बात कही जाती है कि वो जिससे रंगदारी लेता था उसे मार देता था। ऐसे ही केस निकलकर सामने आया, एक किस्सा निकलकर सामने आया कि भैया एक कोयला व्यापारी आपसे मिलने आए हैं, और उनसे मिलता है मुख्तार, 1.5-2 करोड़ रुपए की डिमांड करता है, पैसा भी ले लेता है, और उसके बाद ठाए ठाए गोली भी मार देता है। देखिए, ये लोग बेहद गंदे लोग थे। वो जिनकी आप बात कर रहे हैं, नंद कुमार रूंगटा जी की, वो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थे। बहुत सज्जन व्यक्ति थे। मुख्तार ने धोखे से बुलवाया बात करने के लिए गाड़ी में, और लेकर इनको लोग निकल लिए। घर पे सूचना दिलवाए कि आप पैसा दे दो, इनको मार देंगे। उस जमाने में 3 करोड़ या 4 करोड़ रुपया उन लोगों ने लिया, पैसा भी लिए और हत्या भी कर दिए लोग उनकी, मारकर उनको फेंक भी दिए लोग। तो यह लोग हमेशा गंदी सोच के रहे हैं, गंदी राजनीति की हैं, गंदा अपराध किए हैं। अगर अपराधी का भी एक ईमान होना चाहिए, वो भी इन लोगों के पास नहीं रहा है। आप बतावें कि हम जिनको ले जा रहे हैं घर वालों से पैसा लेते हैं, फिर उनको मार भी देते हैं। और मेरे भाई की जो हत्या करवाया उन्होंने, भाई का क्या दोष था? भाई तो अपना धंधा करता था ना, बिजनेस करते थे, पिडोडी के ठेकेदार थे। वो बेचारा राम सिंह मौर्य, वो केवल गवाह था ना, गवाही भी नहीं शुरू हुई थी, उसको मरवा दिए। वो सिपाही बेचारा गाड़ी में बैठा था, उसकी हत्या करवा दिए। तो इन लोगों का शौक था कि अपराध करेंगे, नाम बड़ा होगा, तो उसी हिसाब से हमारी वसूली आएगी और हमारा रुतबा चलेगा। तो यही लोग करते रहे, और अंत में कितनी बुरी हसर हुई है। जब अंत में मरे हैं तो कितने तड़पते हुए उनका ऑडियो वायरल हुआ, आपने भी देखा होगा। तो ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, और ऊपर वाला करता है, प्रभु करते हैं। ये भी पता चला कि उसमें अफजाल अंसारी, उसके भाई ने एक अलग तरीके का केमिकल डलवा दिया है कि वो 25-30 साल के बाद भी उसकी कब्र अगर निकाली जाएगी, कल को सत्ता परिवर्तन होगा तो भैया फिर पोस्टमार्टम हो सकता है। देखिए, वो तो सपना है कि सत्ता परिवर्तन होगा। इन लोगों के कर्मों से कभी इनको सत्ता में आना नहीं है। और दूसरी बात कि इनके माउथ मीडिया बड़ी ज़बरदस्त है। ये लोग झूठ बोलने के मतलब किताब चलाते हैं, मास्टर हैं ये लोग। झूठ लगातार बोलते हैं लोग, उसी झूठ में बताते रहे ना कि हमारे बाबा आ रहे, नाना आ रहे, चाचा आ रहे हैं, तो इसी तरह का चलाते हैं। कोई केमिकल लगाए होंगे तो पोस्टमार्टम करवाएं, जांच करवाएं, किसने रोका है। आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, बिसरा रिपोर्ट आ गई, तो उनको फिर न विश्वास हो तो करावें ना, अभी निकलवा के करवा लें, किसी ने रोका है। अगर उनके पास सिस्टम हो
तो डेड बॉडी निकलवा करवा लें जहाँ उन्होंने दफनाया है। तो यह लोग बस एक चलाने के लिए कि मुख्तार का नाम चलता रहे, कि भी मुख्तार का रसूख उनके नाम पर चलता रहे, हम लोग की रोजी रोटी चलती रही। अपराध मुख्तार करते थे, लाभ ये लोग लेते थे, और पूरा खाका अपराध का अफजाल अंसारी ही बनाते थे जितने भी अपराध हुए हैं, लेकिन वो अपने सीधे और सज्जन बने हुए थे। इनकी पत्नियां कैसे बच जाती हैं? अतीक मरा, भाई सबको पता था शाइस्ता परवीन का बहुत हाथ है, गायब हो जाती, कुछ पता ही नहीं। यहाँ मुख्तार के बारे में अफसा अंसारी का आज तक कुछ पता नहीं चला, उसका पूरा साम्राज्य उधड़ गया, लेकिन पत्नियां नहीं मिल रही हैं। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि जैसे विदेशों में इनके संपर्क तो थे ही, बांग्लादेश, पाकिस्तान और कतर के देशों में इन लोगों के संबंध थे, वहाँ अपनी प्रॉपर्टियाँ भी बना रखी थी, तो हो सकता है कि उधर निकल गई हूँ। अब क्या है, वह सरकार का काम है, प्रशासन का काम है, प्रशासन ढूंढ रहा है, आज नहीं तो कल मिल ही जाएंगे लोग, मिल जाएंगे। कानून अपना काम करेगा, जैसे कानून सजा दिलवाता है वैसे कानून सजा देगा। जब अतीक अहमद को मारा गया, उसके बाद योगी जी ने उसी की जमीन पर एक मकान बनाया, लोगों को दिया। एक महिला रोती हुई कहती है कि भैया हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा था, हमें आतंक से मुक्ति मिली है। अशोक सिंह जैसे और कितने व्यक्ति हैं जिनकी आवाजें कभी दुनिया ने सुनी ही नहीं। देखिए, बहुत लोगों की हत्या मुख्तार ने करवाई है, यही तो हम कह रहे हैं कि लोग खड़े नहीं हुए। होना चाहिए, होना चाहिए। हम अपराधी तो हैं नहीं। हमसे पूछा गया कि भाई आपने तो अपने भाई की लड़ाई लड़ी, तो हमने कहा हाँ, हमने अपने भाई की लड़ाई लड़ी। और ये भी पूछा गया कि क्या आपको डर नहीं लगता है, तो हमने कहा कि पहली बात तो मैं क्षत्रिय हूँ, और क्षत्रिय अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, चाहे जो सामान्य व्यक्ति हो, सामान्य मनुष्य भी हो, तो अगर हमारे सामने अत्याचार, अनाचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, अपराध हो रहा है, और मैं अपनी आवाज़ न खड़ा कर पाऊँ, हम अपराध को नहीं करेंगे, आवाज़ भी अपनी न खड़ा पाऊँ, तो मुझे मनुष्य योनि में जन्म लेने का धिक्कार है। वो तो मेरे भाई की हत्या हुई थी, तो मेरे भाई की हत्या हुई थी, तो उसके खिलाफ तो जिसने किया उसके खिलाफ तो मुझे खड़ा होना ही होना था, और खड़े हुए। कानूनी लड़ाई लड़े हम लोग, 10 लोग मारने में थे, 10 लोगों का इनकाउंटर पुलिस ने किया, मुठभेड़ में मार दिए गए, और मुख्तार का आपने देखा होगा कि क्या असर हुआ। तो लड़ाई खत्म ही, लोग लड़ने को तैयार नहीं होते हैं। होता है, हम भी बहुत सामान्य परिवार से हैं। हाँ। उस समय सरकारें नहीं थी, आज तो हम भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी थी। और जब हमारे वाले मुकदमे में एक बार जो हमारे साथ लड़का रहता था गवाह था, और शब्बीर तो पलट ही गया था, पीयूष सिंह नाम का एक लड़का था, वो भी पलट गया, मुख्तार ने पैसे देकर खरीद दिया था। तो उस दिन, जिस दिन साथ गया गवाही करने, गवाही जाकर टोटल मुख्तार के पक्ष में, उसी दिन मुख्तार आया था। तो हमको बड़ा उस समय झटका लगा कि अब यह लड़ाई हम लोग लड़ नहीं पाएंगे, कि भैया अपने साथ के लोग इस तरह टूट जा रहे हैं तो कैसे कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। रात को हमने सोचा, और भोर में हम निकल गए चित्तौड़गढ़ किले पर गए। सुबह निकले 5 बजे, शाम को पहुँचे, कोटा में हम लोग रुके, और सुबह गए चित्तौड़गढ़ के किले पर, और वहाँ जाकर कई घंटों रहे। वहाँ से बड़ी ऊर्जा मिली, हमको शक्ति मिली। भाई कैसे महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाकर यह लड़ाई लड़ी, और अंतिम दम जब उनके मरने का समय आया था, तो अपनी जितने किले अकबर के कब्जे में थे, उसमें से 90-95% किलो को उन्होंने वापस पा लिया था। तो परिस्थितियाँ बनती बिगड़ती हैं, दुख आते जाते हैं, लेकिन आदमी को धैर्य के साथ अपने लक्ष्य पर और ईमानदारी के साथ अगर खड़ा है तो आज नहीं कल सफलता मिलेगी। हमसे लोगों ने कहा कि भाई आप अकेले लड़ते थे, अकेले थे, खड़े थे। उस समय मेरा परिवार, मेरे दोस्त मित्र ने साथ दिया। तो एक अटल जी की कविता है, मुझे याद आती है, कि उसी से प्रेरणा हम लोगों को मिली कि कभी थे अकेले हुए आज इतने, नहीं तब डरे तो भला अब डरेंगे, विरोधों के सागर में चट्टान हैं हम, जो टकराएंगे मौत अपनी मरेंगे, नहीं तब डरे तो भला अब डरेंगे। तो कभी हम अकेले लड़े थे, आज तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं परिवार के, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो अब तो कोई समस्या ही नहीं है लड़ने की अपराधियों के खिलाफ, या अपनी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए। आपने अपने भाई की डेड बॉडी अपनी आंखों से देखी थी, उसके बाद आप लड़ाई लड़ने लगे, तो उसमें भी ऐसा लगा कि भाई
हो सकता है कि आप इसके खिलाफ लड़ाई ना लड़ पाए? जैसे फिर कहाँ से कैसे ताकत मिली, और कैसे? ताकत तो हमने बताया कि हाँ। ताकत मुझे मिली जब गवाह मेरा टूट गया, डर नहीं लगा कभी। हाँ। क्षत्रिय डरता नहीं है पहली बात, और अन्याय अत्याचार के खिलाफ तो कतई नहीं डरना चाहिए, लड़ना चाहिए आदमी को। तो गवाह जब टूट गया तब लगा कि यह अब लग रहा है कानूनी लड़ाई हम नहीं लड़ पाएंगे, अब क्या रास्ता मेरे पास बचेगा? अपराधी हैं नहीं, अपराध कर नहीं सकते हैं, कानूनी लड़ाई ही लड़ना है। तो रात को सोए थे तो दिमाग में आया कि चलें कहीं से ऊर्जा लिया जाए, कहीं से वह शक्ति मिले हमको यह लड़ाई लड़ने की। तो मेरे दिमाग में आया कि बस महाराणा प्रताप से बेहतर तो कोई है नहीं। हम वहीं चले गए चित्तौड़गढ़, और वहीं से वह शक्ति मिली हमको, और फिर आकर कानूनी लड़ाई हम लोग लड़े। उसमें 3 लोगों को आजीवन कारावास हुआ, मुख्तार समेत लोगों को और लोगों को छोड़ दिया गया। फिर हम लोग चले गए हाई कोर्ट, वहाँ अपील में, और राज्य सरकार भी गई उस फैसले के खिलाफ अपील में। उसके बाद इन्होंने क्या किया, दबाव बनाने के लिए, देखिए लोग कैसे दबाव बनाते थे। आप गवाह हैं, आपको खरीदना चाहेंगे, आपको धमकाना चाहेंगे, पहले धमकाएंगे, फिर मरवाने की कोशिश करेंगे, खरीदने की कोशिश करेंगे, नहीं हो तो फिर मरवाने की कोशिश करेंगे। जब वो सारे अस्त्र हमारे पर आजमा चुके, सफलता नहीं मिली, तो 2014 में उनके लोग हैं उमेश सिंह, राजन सिंह त्रिदेव कंस्ट्रक्शन करके है मऊ में, बड़ा ठीक है, मैं नाम रहा इन लोगों का। उनका काम चल रहा था आजमगढ़ में तरवा थाना पर, थाना तरवा पड़ता है आजमगढ़ में। वहाँ बिहार के मजदूर थे, अंधेरे में 2 मजदूरों को गोली मरवा दी, एक मर गया, घायल हो गया। उसमें हमको और भाई को, हमारे चचा के लड़के हैं हरिंदर, उनको दोनों लोगों को मुलजिम बना दिया। FIR करा दिया कि हरिंदर सिंह बाइक चला रहे थे, अशोक सिंह पीछे बैठे थे, इन्होंने पिस्टल निकाल कर हमारे ऊपर फायर की, और हम लालटेन की उजाले में उनको देख लिए, और हम किनारे हो गए, बच गए, और हमारे लेबरों को गोली लग गई। तो ये मुख्तार की चाल थी कि इसमें अशोक सिंह फंस जाएंगे तो समझौता कर लेंगे, लेकिन कुछ सही कामों के लिए आप चलते हैं तो ईश्वर भी सहयोग करता है। अनंत देव तिवारी उस समय SSP आजमगढ़ थे, जो बाद में DIG STF रहे, बड़ा नाम रहा, उन्होंने सैकड़ों इनकाउंटर किया, ददुआ ठोकिया, सबके इनकाउंटरों में रहे। वो व्यक्ति जानते थे मुख्तार के नस नस को, सारे मुख्तार क्या, पूरे प्रदेश के अपराधियों के पूरी कुंडली उनके पास थी। उनको लगा कि इसको गलत फंसाया जा रहा था। 14 दिन में विवेचना करवा कर और मेरा और भाई का नाम लिखाकर मुख्तार को उसमें मुलजिम बनाए, और जो लोग जिनने FIR कराई थी वो लोग मुलजिम हुए, वो लोग पकड़ के जेल गए। आज मुकदमा आजमगढ़ में चल रहा है। तो मुख्तार ने तमाम बार ऐसे किया है कि अपने लोगों को ही मरवा कर अपने विरोधियों को फंसवाने का काम किया है। मऊ दंगे की कहानी बताइए जरा। उसमें मुख्तार अंसारी मऊ दंगे में हाथों में AK-47 लेकर गाड़ी में निकला था, क्या कहानी है उसकी, जरा बताइए, खूब वायरल होता है वो। जी, वो जो जिप्सी में हाथ में असलहे लेकर वो जिप्सी पे बैठ के निकला है। आप बताइए कि कहीं दंगा हो जाता हो, जिन कारणों से हो, कारण तो मुख्तार ही थे, मान लीजिए किन्हीं कारणों। मऊ में शुरू से दंगे होते रहे, जब से सरकार बनी है 17 के बाद, फिर पूरे प्रदेश में कहीं दंगे नहीं हुए। मऊ की तो बात ही छोड़िए, पूज्य योगी जी जब से गद्दी पर बैठे। यह मुख्तार जिप्सी पे हैं, DM SP की तरफ से पूरी छूट है, और ये घूम घूम के अपने लोगों को भड़का रहे हैं, चढ़ा रहे हैं। उसमें तमाम हिंदुओं की हत्याएं हो गई, कुछ लोगों की डेड बॉडी मिली, कुछ लोगों की नहीं मिली। और आज भी जाएंगे मऊ कोतवाली में तो बल्टा टंगा हुआ साइकिलें मिलेंगी। जो लोग सुबह दूध लेकर जाते हैं, जिन पार्टी के आज दुलारे बने हुए हैं, उन्हीं के बिरादरी के लोग दूध लेकर जब जाते थे सुबह सुबह लोग दूध पहुंचाते थे शहरों में। अब दंगा हो गया तो वहीं लोग पकड़ लिए गए, मार दिए गए, तमाम लोग मार दिए गए। आज भी जाएंगे तो आपको मऊ कोतवाली में वह साइकिलें और वो बल्टा टंगी मिलेंगी कि यह घटना हुई थी। और मुख्तार खुलेआम असलहा लेकर घुमा, सपा की गवर्नमेंट थी। 3 दिनों तक मुलायम सिंह जी ने फोर्स नहीं आने दिया। फिर उसके बाद वो सुजीत पांडे जी कप्तान होकर आते हैं, और उसके बाद जब उन्होंने फिर गलियों में घूमना शुरू किया, अपने निकले जब फोर्स लेकर, तब जाकर दंगा 3 दिन लगातार मऊ जलता रहा। जो जहां पाया वहीं लूटता रहा। ये हथियार कहाँ से आते थे इनके पास? हथियार आते हैं भैया, हथियार आपको पाकिस्तान से आ जाएंगे, हथियार चाइना के, नेपाल के जरिए आ जाते हैं। तो तस्करी, पाकिस्तान से कनेक्शन था इन लोगों का? हाँ, पाकिस्तान से कनेक्शन था। अपराध जगत में इनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कनेक्शन थे, और यह असलहा बेचता भी था।
जेल में था तब भी लोगों को असलहा जो जिन अपराधियों की जरूरत थी तो भिजवाता था, असलहा भिजवाता था। तस्कर भी था मुख्तार असलहे का। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि आप लोग सेलेक्टिव माफियाओं को करते हैं, सेलेक्टिव कार्रवाई करते हैं। भैया ब्रजेश सिंह खुले में घूम रहे हैं बाहर निकल के, उन्हें कोई कुछ कहने वाला नहीं है, दूसरी तरफ कार्रवाइयां हो रही हैं, ऐसा कोई अप्रोच? देखिए, जो लगातार अपराध में है, आप 25-30 वर्षों से जिनका नाम ले रहे हैं, उनका एक भी अपराध में कहीं नाम आया हो तो बताइए। जिनका आप नाम ले रहे हैं, इधर 25 वर्षों में उत्तर प्रदेश में कहीं एक भी छोटे अपराध में कहीं नाम आया हो तो बताइए। लेकिन मुख्तार के बड़े बनने की वजह ही ब्रजेश सिंह से टकराना माना जाता है। नहीं, ब्रजेश सिंह अगर अपराध जगत में गए तो कारण था, उनके पिता की हत्या हुई थी, उनके चाचा के लड़के की हत्या हुई, परिवार में हत्या हुई। तो उस समय आदमी अभी इंटर में पढ़ते थे, जब ये हत्या हुई तो इंटर में पढ़ के निकले थे, तो बचपन में दिमाग में आता है, फिर उन्होंने अपना बदला लिया। और मुख्तार ने क्यों हत्याएं की, क्यों अपराध किया? त्रिभुवन सिंह के परिवार के, उनके पिताजी की, उनके 4 भाइयों की, उनके भतीजे की, घर में 6-6 लोगों की हत्या करवा दिया। इनकी कौन लड़ाई थी वहाँ? ये रहने वाले यहाँ के थे, वहाँ के रहने वाले थे, कौन लड़ाई थी? ये शौकिया अपराध इन्होंने किया और उनकी तो मजबूरी थी। अगर उन्होंने अपराध किया भी अपने समय में तो केवल अपने दुश्मनों को मारने के लिए। उसके बाद कोई अपराध की बात, आप भी हैं, मीडिया से हैं, तो कोई अपराध होगा या कोई बड़ी घटना होगी तो आपको भी पता लग जाती हो। 25-30 वर्षों में उन्होंने कुछ किया हो, सामान्य रूप से अपना लोग। अपराध तो खैर किसी वजह से भी हुआ हो, अपराध तो अपराध है, अपराधी तो अपराधी है। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि 25-30 साल से उनका किसी इस ऐसे मसले पर लेना देना नहीं है। लेना देना नहीं है। और जो अपराध किए हैं, हम भी किए, आप भी, अगर हमने किया हो या आपने किया हो तो कानूनी एक बात कर रहे हैं तो कानूनी लड़ाई होती है। कानून अपना काम करता है। कानून अगर अपराध किए हैं तो कानून अपना काम, मुकदमा है, मुकदमा चलेगा, मुकदमा चल रहा है। लेकिन जब आदमी सामान्य रूप से घर परिवार में रह रहा है, अपनी दिशा बदलना चाह रहा है, तो सहयोग करना चाहिए सबको, कोई भी हो, हम हो, आप हो, कोई हो। अभी क्या रुतबा अंसारी परिवार का वहाँ पे? अब ये योगी जी की सरकार है, इसमें किसी का रुतबा उतबा तो नहीं चलता है। इसमें तो हनक चलती है तो योगी जी की चलती है और शासन प्रशासन की चलती है। इसमें किसी का रुतबा नहीं चलता है, तो रुतबा उतबा नहीं है। सांसद विधायक हो जाना अलग बात है। योगी जी का सदन में खड़े होकर ये कहना मिट्टी में मिला दूंगा, उस वक्त योगी जी का गुस्सा पूरे देश ने देखा था। क्या उसी के बाद से ही ये पूरी स्ट्रेटेजी तय हो गई थी कि भैया सबकी कहानियों का चैप्टर अब क्लोज होने वाला है? देखिए, हमारे समझ में आता है कि विकास दुबे ने जो घटना किया, उसके बाद से ही अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तो हो रही थी, तेजी से कार्रवाइयाँ उसके बाद से होनी शुरू हुई। और जो सक्रिय माफिया रहा, जो अपराध जगत में लगातार सक्रिय रहा है, छोटा माफिया हो, बड़ा माफिया हो, सबके खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई। और पूज्य योगी जी को गुस्सा आना स्वाभाविक है। आप पोसते हैं, आप पालते हैं, आप बड़े करते हैं, आप संरक्षण देते हैं और आरोप लगाएंगे दूसरे पर। भाई, सपा से बड़ा माफिया पसंद या माफिया पोषित कौन सी सरकार है, आप बता दीजिए। मायावती जी के समय में भी अपराधियों पर कार्रवाइयाँ होती थी, कोई इतना बेलगाम होकर अपराध नहीं करता था। अखिलेश चाहते, मुलायम चाहते तो ये कभी बड़े बन ही ना पाते। कोई अपराधी पैदा ही नहीं होता। ये लोग चाहते, मन से चाहते, तो मन से चाहते, कार्रवाइयाँ हो जाती। आज क्यों नहीं कोई अपराधी निकल रहा है, आप बताइए। कोई बड़ा नाम जो उभरा हो उत्तर प्रदेश में, किसी का बता दीजिए। ऊपर गए, काम हो गया। एक पत्रकार की हत्या की गई थी, द्वारका गुप्ता जी, क्या कहानी थी उसके पीछे? हत्या नहीं हुई थी द्वारका गुप्ता की। यह मऊ में पिरोलडी में मुख्तार को, मेरे भाई की हत्या हुई थी, बताया। उसके पहले की घटना है। ठीके टेंडर निकले थे, इसके लोग रोक रहे थे। कुछ लोगों ने हिम्मत करके विरोध कर दिया कि भाई क्यों आप रोक रहे हो, हम टेंडर खरीदेंगे। उसी में अब बैठक में था, कलेक्ट्रेट में, विधायक था ही, वहाँ से आता है और ठेकेदारों को दौड़ा दौड़ा के मारना शुरू कर दिया। जबकि हाँ, यह जब तक यह विधायक रहा और सरकारें उसकी रही, यह जब पीडब्ल्यूडी का जो सर्किट हाउस था, गेस्ट हाउस था पीडब्ल्यूडी का, वो परमानेंट दोनों इसके कब्जे में रहते थे, कोई वहाँ जाता नहीं था, इसी कब्जे। और उसी के नीचे जो पीडब्ल्यूडी का ऑफिस है और रेलवे फाटक है, रेलवे फाटक उस पार कोतवाली है,
कोतवाली पुलिस सब लोग थी, दौड़ा दौड़ा के मारा। तो वो पत्रकार थे, हिम्मती पत्रकार थे द्वारका गुप्ता जी। उन्होंने कहा कि भाई क्यों आप ऐसा कर रहे हो, इतनी अति क्यों कर रहे हो, क्यों मार रहे हो, क्या इन सबों का दोष है। उनको गाड़ी में अपने टंगवा लिया कि साला बहुत बोलता है, ले गया एक होटल में। वहाँ उनके साथ क्या क्या दुर्दशा किया, या तो वो जानते रहे हों, रो रहे थे, या तो जो जिसने किया वो किया होगा। और किसी तरह का कोई एफआईआर लोग लिखे दर्ज ही नहीं हुआ किसी की तरफ से। द्वारका गुप्ता बेचारे मर भी गए बाद में, एफआईआर ही नहीं दर्ज हुआ। अब पूर्वांचल कैसा नजर आता है? पूर्वांचल शांत नजर आ रहा है। हाँ। विकास हो रहे हैं, देख रहे हैं कि हवाई अड्डे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। जो सुकून से रहना चाह रहा है, मुख्तार से बड़े बड़े मुस्लिम काफ़ी रसूख वाले पैसे वाले मऊ में हैं। कोई बता दे किसी पर प्रशासन की कार्रवाई हुई हो। आज के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो लोग आराम से अपना काम धंधा कर रहे हैं, वह लोग सुकून से हैं, न दंगा। अच्छा, पर व्यवसायियों को क्या चाहिए भाई, जब एक बार दंगे हो जाते हैं तो साल 2 साल पिछड़ जाता है व्यवसाय। दंगा बंद है, लोग अपना कारोबार कर रहे हैं खुलेआम। हम बैंक से लेकर घर तक, घर से लेकर अपना जहाँ व्यवसाय वहाँ हम पैसा लेकर जा रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं छू ले। बहन बेटियाँ सुरक्षित स्कूल जाती थी, पहले माफियागिरी होती थी। किसी की बहन बेटी स्कूल के आसपास हमेशा 10 लंगे लुफच्चे खड़े रहते थे, सिटियाबाजी करते थे, बदतमीजी करते थे। बहन बेटियाँ डर के साए में पढ़ने जाती थी। आज किसी की औकात है किसी की तरफ अंगुली उठा दे, अगर उठा देता है तो महाराज जी कहते हैं कि एक चौराहे से जाते जाते दूसरे चौराहे तक वो हम लोग पहुंच जाएगा, और पहुंचा भी दिया। जब आपने इस केस की शुरुआत की, परिवार का साथ मिला? महिलाएं थी घर में, बच्चियां थी, उनका क्या रुख था कि इतने बड़े अपराधी से पंगा लेने जा रहे हो मैदान में डायरेक्ट? हाँ जी, जैसे जब भाई साहब की हत्या हुई तो पहली बार मैंने अपने माता जी से पूछा कि बताइए कि इसमें क्या करना चाहिए, और मेरी पत्नी भी थी। तो माता जी ने कहा कि देखिए, मरना जीना सबको एक दिन है, लेकिन पूरा परिवार आपके तरफ देख रहा है कि यह लड़ाई जो है आप ही लड़ सकते हैं, आप ही खड़ी कर सकते हैं। तो आपको जो समझ में आवे वो करिए, और जो होना होगा होगा। और यही बात श्रीमती जी ने भी कहा। तो वहाँ से बल बहुत मिला परिवार से। परिवार साथ रहा, दोस्त मित्र हम लोगों के साथ रहे। गिने चुने ही लोग थे, लेकिन हर मौके पर खड़े होते थे। वो स्थितियाँ थी कि मैं जिस गली में रहता था, डर के मारे लोग नहीं आते थे कि मुख्तार के लोग देख लेंगे तो कल हम लोगों को मरवा देंगे। और हमारे भी उंगली पे दिन गिने जाते थे कि आज मार दिए जाएंगे, कल मार दिए जाएंगे। परिवार दहशत के साए में रहता था। हम लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से उस समय सुरक्षा मिली और लड़ाइयाँ लड़ी गई। तो माँ और पत्नी दोनों लोगों से हमने पहला प्रश्न उन्हीं लोगों से हमने किया था कि इसमें क्या किया जा सकता है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे समझना चाहूँगा, इन लोगों की कमाई कहाँ से होती है? ऐसा क्या करते हैं? पैसा कहाँ से आता है इन लोगों के पास? और अभी भी कैसे आगे ये लोग बढ़ रहे हैं? पैसा कहाँ से आ रहा है? देखिए, पैसा टोटल अपराध का है, ज़मीनों के कब्जा का है, गुंडा टैक्स वसूली कर रहा है। भाई बड़े बड़े ठिकों ना में ये कोई कारोबारी थे, ना कोई लंबी चौड़ी नौकरी थी, ना कुछ था। पहली बार मुख्तार लड़ने आए तो ये बताया कि पुरानी 800 कार और एक जिप्सी थी, कोई व्यवस्था नहीं थी। विधायक होने के बाद अपराध जब जैसे विधायक होने के बाद रसूख बढ़ा, रसूख बढ़ने के बाद अपराध बढ़ता गया। घर कैसा था इनका? घर वही पुराना घर था, जैसा था पुराना, जैसे पुराने जमाने में लोगों के घर होते थे वैसे घर थे। पिताजी इनके होम्योपैथ के डॉक्टर थे, दवा बांटते थे, और कबूतर का दाना डालते थे, कबूतर रखे हुए थे। और फिर देखते ही देखते पूरा साम्राज्य खड़ा हो गया। भाई आपने भी देखा होगा कि काफिलों के साथ चलते थे लोग, कहाँ प्रॉपर्टियाँ उन लोगों ने नहीं बनाई। धीरे धीरे सरकार ढूंढ रही है, प्रॉपर्टियाँ सीज हो रही हैं, कार्रवाइयाँ हो रही हैं इन लोगों पर। अब वहीं पर गरीबों के घर बन रहे हैं। हाँ, अतीक अहमद ने जो कब्जा कर रखा था वहाँ बनवा कर पूज्य योगी जी ने गरीबों को घर दिया, वकीलों को दिया, पत्रकारों को दिया वहाँ रहने के लिए। जो लोग लॉटरी के सिस्टम में आए उनको सबको दिया। तो यह तो बीजेपी की गवर्नमेंट है जो सबका साथ। देखिए, जितनी भी योजनाएं आती हैं बीजेपी की, ईमानदारी से कहिए जो लोग लाभ लेते हैं, सबसे ज़्यादा लाभ लेने वाला दलित समाज का है जो गरीब है, और माइनॉरिटी का है। बीजेपी कभी यह नहीं सोचती है कि हमारे वोटर हैं, हमको वोट देंगे कि नहीं देंगे। और जब तक इनकी सरकारें थी,
भर्ती भी होती थी तो आपने देखा होगा, बनारस में एक बार आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा, भर्ती थी, मुलायम सिंह की सरकार थी, अगल बगल के ज़िलों से पुलिस की भर्ती थी, लड़के गए थे, पुलिस लाइन में भर्ती हो रही थी, लिस्ट आती है और रात को इटावा और मैनपुरी से बसों में भर के लड़के आते हैं और सुबह वो सारे लड़के हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के जितने अगल बगल मऊ, गाजीपुर, बलिया, चंदौली, मिर्ज़ापुर, भदोही गए, एक भी लड़के नहीं हुए। लड़के नाराज हुए, पूरी बाउंड्री गिरा दिए, जो लड़के गए थे भर्ती में पूरी बाउंड्री गिरा दिए, बड़ा बवाल मचा था। तो इन लोगों को जातिवाद तो चाहिए और जात में भी कहाँ के चाहिए, यादव भी चाहिए, इटावा मैनपुरी का चाहिए जहाँ के हैं, और दूसरी जगह की नहीं चाहिए। अरे करना ही था तो लड़कियों को कर दी होती, लेकिन वो भी इटावा मैनपुरी का चाहिए। और आज अभी 60,000 पुलिस की भर्ती हुई है। आप बता दें, कोई एक व्यक्ति कह दे कि 1 रुपये कहीं लगा हो या कहीं ज्यादती हुई हो या कहीं पक्षपात हुआ हो। अभी आदरणीय गृह मंत्री जी गए थे और उन्होंने नियुक्ति पत्र बांटा, 60,000 लोगों की भर्ती हुई है। 1 रुपये का कहीं न घूस चला है और न कोई दबाव चला है। स्वेच्छा से जो लोग वो योग्य थे हुए हैं। ये अंतर है बीजेपी गवर्नमेंट में और अन्य गवर्नमेंटों में। क्या मुख्तार के खात्मे के साथ आपका केस भी क्लोज हो गया है या फिर उसमें अभी फिलहाल क्या अपडेट है? नहीं, क्लोज नहीं हुआ और है। भी आरोपी हैं उसमें? और भी हाँ जी, और आरोपी हैं और वो मुकदमा चल रहा है और मुकदमा चलेगा जब तक कि उसका निस्तारण न हो जाए। उसमें अभी 2 लोगों को आजीवन कारावास है, वो दोनों लोग बाहर हैं। हाँ। और जो लोग साजिश में रहे हैं वो लोग बाहर हैं जमानत पर। तो मुकदमा चल रहा है, मुकदमा तो ही लंबा चलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी, आप हमारे साथ जुड़े और आप इस पॉडकास्ट के जरिए से ये जरूर समझ गए होंगे कि अगर सरकार की इच्छा शक्ति है तो कैसे कोई माफिया बनता है और फिर उस माफिया के साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया जाता है। चाहे अतीक अहमद की बात हो, चाहे मुख्तार अंसारी कैसे ब्लैक में टिकट बेचने वाला उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में अपराधियों की फहरिस्त में नंबर 1 पर पहुंच गया। अपने रसूख का इस्तेमाल किया करता था, सत्ता बैठी थी लखनऊ में, लखनऊ उसके हाथ में था ऐसा लगता था, और इसी वजह से मुख्तार का ये साम्राज्य बनता चला गया। लेकिन एक पल में ही वो सब चुटकी में सत्ता बदली और उसका साम्राज्य मिट्टी में मिल चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी, आप हमारे साथ जुड़े और इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए द आदर्श तिवारी शो।